हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का हमारी वॉरियर सीरीज़ के अंदर, जो स्पेशली कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट के बच्चों के लिए है। बच्चों देखो, आज की वीडियो में हम सीबीएसई का जो ऑफिशियली कंपार्टमेंट का 2025 का पेपर है उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि सीबीएसई कंपार्टमेंट के पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछ रहा है और हमारी तैयारी जो है बच्चे वो किस लेवल की है। अब देखो बच्चे, तैयारी से मुझे याद आया कि अगर आप कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का पेपर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो आप हमारी वॉरियर सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हो, जो कि बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। देखो बच्चे, इसमें मैं आपको डेली टारगेट्स दे रहा हूँ। जैसे रिसेंटली अभी हमने मैट्रिसेस चैप्टर कंप्लीट किया, बेसिक अच्छे से करा है, और उसका नेक्स्ट टारगेट था हमारा कि हमें क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें बेस्ट क्वेश्चंस होंगे जो आपको बोर्ड लेवल में पूछे जाएंगे। और ये सभी टारगेट्स जो हैं आपको यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर मैं जो भी अपडेट्स होते हैं बच्चे कंपार्टमेंट को लेके या इम्प्रूवमेंट को लेके, वो मैं आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम देता रहता हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और वॉरियर सीरीज़ के अंदर और भी बहुत सी नई वीडियोस जो हैं बच्चे वो आने वाली हैं। तो बिना किसी देरी के एक अच्छे और पॉजिटिव मन से जो है बच्चे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चे, सबसे पहले आपको पेपर का ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए कि हमें 18 MCQs आने वाले हैं, 2 रीजनल सेशन आने वाले हैं, 2 नंबर के जो हैं 5 क्वेश्चन हैं, 3 नंबर के 6 क्वेश्चन हैं, 5 नंबर के जो हैं वो 4 क्वेश्चन हैं, और 3 आपको आने वाली है केस स्टडीज़। तो टोटल हो गए जी हमारे 80 मार्क्स। तो सबसे पहले बच्चे सेक्शन 1 की बात करेंगे, जो आपका MCQs का रहने वाला है। धीरे धीरे मैं आपको देखो बच्चे टाइम वो भी गाइड करूँगा कि पेपर को अटैम्प्ट किस तरह से करना है, कि हमें MCQs पहले करने हैं या बाद में करने, सब कुछ बताऊँगा। बट आपको अभी एक मतलब कि अपने अंदर ना वो बोलते हैं ना कि जो अपने जिसको अग्रेशन, इसको हमें पॉजिटिवली यूज़ करना और मेहनत करना है। अगर आप मेहनत करोगे, ट्रस्ट में बच्चे, पहली बार में ही आपकी कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट में बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो आने वाले हैं। देखो बच्चे, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इसमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ 2x2, AIJ ये दिया हुआ किस तरह कंस्ट्रक्ट, और A + A² की वैल्यू पूछी है। सबसे पहले A को लिखते हैं। आपको पता है 2x2 मैट्रिक्स दिखता कैसे है, ऐसे A11, A12, A21, A22। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अगर I और J बराबर नहीं है तो 1 आएगा, और अगर I और J बराबर है तो 0 आएगा। यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि I और J यहाँ बराबर नहीं है। यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा। तो ये A की वैल्यू है। हमें A² भी निकालना है। A² का मतलब है A × A। तो 0 1 1 0, 0 1 1 0। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 0 को 0 से कहा 0, इसको करा तो 1 आएगा। 0 0 0 0 1 0। तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो इसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, बट उन्होंने A + A² की वैल्यू पूछी है। A + A² की वैल्यू पूछी है। अब A है हमारा 0 1 1 0 और उसकी वैल्यू है 1 0 0 1। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास बच्चे आएगा 1 1 1 1। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन है? तो C ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था, बट फिर भी हमें इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और इसी लेवल के क्वेश्चंस बच्चे आपको पेपर में जो हैं वो पूछे जाएंगे। आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, हमेशा मैंने इस वीडियो क्वेश्चन को करवाया। हमारी कोई भी सीरीज उठा के, जो 13 डेज प्रो सीरीज, 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज, मैंने हमेशा ये क्वेश्चन करवाया। डोमेन, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो कॉस इनवर्स है उसकी डोमेन कितनी होती है। डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स x, वो कैसे लिखते हैं हम कि x की वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो कॉस इनवर्स 2x की डोमेन कैसी होगी? वो इस तरह से होगी कि 2x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी। तो x की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, -1 से लेके 1/2। तो D ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। आई होप ये भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चे ये। इसको मल्टीप्लाई करो, cos 75 cos 15 माइनस sin 75 sin 15। अब आपको पता है cos A cos B माइनस sin A sin B, ये फॉर्मूला होता है cos A + B। अब आप इनको बताओ ये कहाँ से इतना मुश्किल क्वेश्चन है। cos 90 कितना होता है? 0। तो इसका बच्चे आंसर आएगा B ऑप्शन 0।
ठीक है जी। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी कौन सा है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो एक्स इनवर्स की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई दी हुई है। अब क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है विच एम्प्लाइज एक्स इनवर्स जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ये तो मैं आपको लिए लिख रहा हूँ समझाने के लिए, पेपर में आपको लिखना नहीं होगी, ये MCQs है। तो ऐसा करो, एक्स इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स स्क्वायर को एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ एक्स इनवर्स को राइट साइड से मल्टीप्लाई करो या लेफ्ट साइड से करो। अब ये कितना आएगा, ये आएगा एक्स, ठीक है, ये एक्स आएगा। या इसको ऐसा करो, इसको ऐसे लिख लो, एक्स इंटू एक्स इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम मैट्रिक्स आंसर आता है। ये कितना बच्चे आएगा, ये आएगा आई। अब इसको ढंग से करेंगे, यहाँ पर आई आएगा इज इक्वल टू एक्स इनवर्स, यहाँ पर भी कितना आएगा, x इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। तो x इनवर्स की वैल्यू बच्चे कितनी आएगी, x। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। आई होप ये भी आपको समझ में आया अच्छे से क्वेश्चन, और ये लेवल आपका रहने वाला है, ठीक है। को फैक्टर, अब ये क्वेश्चन बच्चे रिपीट हुआ है, 23 में भी सेम क्वेश्चन आया था आपको, बहुत से 23 का भी जल्दी आपको सोल्यूशन इस चैनल पर जो है मिल जाएगा, ठीक है। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये लो जी, इसका हमें को फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। A32 का हमें को फैक्टर फाइंड करना है, उसको कैपिटल ए से लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, -1 की पावर 3 + 2, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी कट गया, ये मगर कितना रह गया, 1 - 5 2 3 6, तो कितना आएगा बच्चे, यहाँ बाहर माइनस है अंदर -5 है, तो कितना आंसर आ गया, +5। तो थोड़ी सी गड़बड़ करी तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू पूछी। अब बताओ, आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हैं तो ये क्वेश्चन, मतलब कि ये फॉर्मूला जो है मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इसका क्वेश्चन आने ही वाला है। अब बेसिकली ये फॉर्मूला होता है ये वाला। अब क्योंकि ए जो है बेसिकली, अगर इसको मैं देखूँ वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अगर मैं ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिल कर दूँ, यहाँ पर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनटू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है बच्चे वो 1 होता है, ठीक है, आप करके देख लेना। तो इसका कितना आंसर आएगा बच्चे, आई इंटू 1, मतलब आई ही आएगा। तो यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कोई भी ये मुश्किल नहीं था, बड़े ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लिया। 7वां क्वेश्चन डेरिवेटिव में से पूछा गया। अगर आप इसको ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू टी क्यूब, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और डी स्क्वायर डबल डेरिवेटिव पूछा है। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें dx/dt, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 3t², ठीक है। dy/dt कितना आएगा, 2t, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कुछ बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, dy/dt को डिवाइड करना है dx/dt से। तो यहाँ पर आएगा dy/dx, इसकी वैल्यू है 2t, इसकी वैल्यू है 3t², तो मेरे पास आएगा 2/3t। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको डबल डेरिवेटिव करते हैं, यहीं पर इसका डेरिवेटिव लिखेंगे 60, इसका लिखेंगे 2 और डिवाइड कर देंगे। बच्चे वो गलत है, हमें पहले dy/dx निकालना है। जैसे ही मेरे पास dy/dx, देखो इसकी वैल्यू आई 2/3 t की पावर -1। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करो। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तब जाके मुझे डबल डेरिवेटिव मिलेगा। तो इसको मुझे बेसिकली आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, 2/3 t की पावर -1, ये बना डबल डेरिवेटिव। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2/3 एज इट इज, -1 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt/dx होगा। यहाँ पर कितना था, यहाँ पर कुछ नहीं आया ऐसा, बट यहाँ पर क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t था। ये सब बातें आपको बच्चे क्लियर होनी चाहिए, इसके लिए मैंने स्पेशली एक ट्रिक्स वाली वीडियो भी बनाई थी। तो प्लीज़ वो, अगर आप कंपार्टमेंट का पेपर बच्चे देने जा रहे हो तो आपको ऐसी मतलब वीडियोस जो हैं वो देखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अब dt/dx की वैल्यू ये पड़ी, उसका उल्टा 1/3t², 1/3t²। अब उन्होंने बोला है कि एट t इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू 1 पर मुझे करना है, तो -2/9 बना, 1 की पावर 4, तो बना -2/9। तो
तो कौन सी बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। आई होप ये आपको बच्चे समझ में आ गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन बच्चे कर लेना, बहुत आराम से आप इसमें नंबर ले सकते हो। एक्स स्क्वायर, आपको पता है मैंने आपको क्या सिखाया था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। कौन सा पैराबोला, एक सिंगल पावर में एक डबल पावर में है, तो पैराबोला। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर बच्चे एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के दो आंसर है, प्लस और माइनस, तो एक्स यहाँ पर नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, तो ये पैराबोला जो है वो अपवर्ड बनेगा। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद y इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1 लाइन जो है वो कुछ ऐसी होगी। ये देखो जी, अब इसके बीच का हमें एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमें ये वाला सारा एरिया जो है, कुछ उन्होंने मेंशन तो करा नहीं, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। अब क्योंकि ये एरिया जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, तो मैं जो बोलते हैं ना इसको हॉरिजॉन्टल स्टेप का यूज़ करूँगा। यहाँ से देखो हॉरिजॉन्टल स्टेप में एरिया कैसे निकालते हैं हम, एक्स डी वाई। हम क्या करते हैं, हम राइट बॉटम से ये एरिया दिखा, ठीक है, ये एरिया, ये अगर हम सिर्फ फर्स्ट कॉर्नर में, ये एरिया इसका राइट बॉटम ये वाला हुआ। ठीक है, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक गया, इसमें कौन वेरी करता है, वाई। वाई कितना मूव कर रहा है यहाँ पर, 0 से लेके 1 तक, और मुझे इसके अलॉन्ग ये वाला सारा एरिया जो है वो मिल जाएगा। ठीक है जी, इसका मैं बाद में करूँगा डबल, तो इसके आगे लिख दो 2। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो x कितना आएगा, प्लस माइनस में नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक ही लिखेंगे, रूट वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 y की पावर 1/2 dy 0 से लेके 1 तक, तो 2 y की पावर 3/2 0 से 1। अब ये ऊपर चला गया तो बन गया 4/3 1 की पावर 3/2 0 की पावर 3/2। तो बेसिकली कितना आंसर आ गया, 4/3। तो देखो कौन सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। और ऐसे क्वेश्चन जो है ज़्यादा मुश्किल बच्चे नहीं होते। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं बोल सकता हूँ ये टफ क्वेश्चन है। कैसे, ये देखना है इतना मुश्किल नहीं, बट ये ना बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन ये पूछा गया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज ट्वाइस द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस। Rate of change of volume of sphere is twice the rate of change of radius of sphere। ये हमें गिवन है। वो पूछ रहे हैं द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया वो पूछ रहे हैं। अब देखो बच्चे, यहाँ पर वो ये पूछ रहा है कि इसका सरफेस एरिया जो है वो कितना होगा। ठीक है, अभी हम इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे 4/3 πr³। इसका डेरिवेटिव करो, dv/dt 4/3 पाई, इसको लिखो 3r² dr/dt। ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास कितना आया, dv/dt 4πr² dr/dt। ठीक है, अब यानी कि ध्यान से देखो बच्चे, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर ही करूं, यानी कि इन दोनों को अगर मैं इन दोनों कंपेयर करूं फ्रॉम 1 and 2, ये कई बार बच्चों के मन में बात नहीं भी आती, इसलिए ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों कंपेयर करेंगे ना, तो 4πr² की वैल्यू पता कितनी आई है, 2। और ये बेसिकली क्या है, सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया बच्चे यहाँ पर कितना आ गया, 2 स्क्वायर यूनिट्स। बहुत ही, मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ओके इंटीग्रेशन के अंदर से है, और यहाँ पर क्वेश्चन समझ चाहे ना आए, हमारा इंटीग्रेशन का माइंड मैप कहता है कि ये नॉन अलजेब्रिक है, तो हम एंगल चेक करेंगे। हमने एंगल को देखा कि वो सिंपल मतलब कि सिंगल पावर में नहीं है, तो हम उसको टी पुट कर देंगे। तो 1/2 x की पावर -1/2 dx इज इक्वल टू dt। इसको ऐसे लिख लो, dx/√x लिख लो इज इक्वल टू 2 टाइम्स dt। इस तरह से लिखो। अब देखो बच्चे 3 cos, यहाँ पर कितना लगेगा t, और dx/√x की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स dt। अब 2 बाहर निकाल लो, 6 cos t dt। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो cos की इंटीग्रेशन होती है sin t प्लस c। अब t को क्या लिखा है मैंने, √x, 6 sin √x प्लस c, 6 sin √x प्लस c। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पेपर में ऑलमोस्ट श्योर है, ये 26 में क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी आपको पेपर में आ सकता है। अब देखो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या है कि डेरिवेटिव हमें दिया हुआ है, f1 की वैल्यू 0 है तो fx की वैल्यू पूछी है। अब डेरिवेटिव अगर हमें दिया है d/dx fx 3x² इस तरह से। अब आपको पता है डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, इसको उधर ले जाओ तो fx कितना बनेगा, बेसिकली इंटीग्रेशन, इसको ऐसे याद रखा करो, ये ऐसे बन गया, dx उधर चला गया, इंटीग्रेशन हमने कर दी, यहाँ ऐसा करो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दी तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन मेरे को करनी आती है, कितना आएगा 3x³ माइनस 3x की पावर -4 + 3 -3 + c। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया, ये भी आपस में गया, ये भी आपस में गया, तो मेरे पास आया fx की वैल्यू कितनी आई x³, ये बन गया +1/x³ + c। अब उन्होंने हमें मेंशन किया है कि f1 की वैल्यू 0 है, f1 की वैल्यू 0 है, मतलब इसकी वैल्यू 0 है अगर x को हम 1 फिल करें, तो इसका मतलब c की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई -2। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन बच्चे कितना आएगा, fx = x³ + 1/x³ - 2। तो ये हमारा फंक्शन है, उसी की वैल्यू हमसे पूछी है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। LPP का क्वेश्चन आ गया और ये मेरी हर वीडियो में ये इंक्लूडेड है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये z दिया हुआ है, z = ax + by। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, 25 का हमने सॉल्व कर लिया, 24 में 23 में आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा ये वाला। ठीक है, अब देखो वो क्या बोल रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है। मिनिमम वैल्यू आ रही है 3,0 पर। 2 पॉइंट्स पर अगर मिनिमम वैल्यू आ रही है, 2 पॉइंट्स पर अगर मिनिमम वैल्यू आ रही है, मतलब दोनों क्या हैं, बराबर है। ठीक है, तो आप फिल करो जी 3a + 0b, यहाँ पर फिल करो a × 1 b × 1, तो 3a = a + b, 2a = b। इवन मैं आपको बताऊं 23 में मुझे याद है, 23 में क्वेश्चन का आंसर भी सेम था, जस्ट यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स बदले थे। तो ये ऑप्शन नहीं है, ये मुझे लग रही है a = b/2। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन में 13th क्वेश्चन की बात करते हैं। 13th क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, द मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। अब देखो बच्चे, यहाँ पर दिया हुआ है x + y < 1। अगर इसमें आप पॉइंट्स बनाने की कोशिश करूँ, x को 0 करा तो y1 आएगा, y को 0 किया तो x1 आएगा। अगर यही एक ही लाइन यहाँ पर इनक्वालिटी दी हुई है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो लाइन है ये कुछ ऐसे बनेगी, ये पॉइंट होगा अपना 1,0, ये पॉइंट होगा अपना 0,1। अब आपको ये भी पता है कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बेसिकली 0 0 फिल करेंगे तो ट्रू बनेगा। ट्रू का मतलब होता है टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब ये यहाँ पर नीचे की ओर शेड होगा। ठीक है, अब उन्होंने पूछा क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स बच्चे कितने आए हैं, हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, एक तो ये आया, एक ये आया और एक ये आया। ठीक है, अब z हमारा कितना है, z देखो बच्चे कितना है, z है जी हमारा 3x + 4y। पहले 0 0 फिल कर लो, इसमें कितना आंसर आएगा 0। 1,0 फिल करोगे तो 3 × 1 + 0 मतलब 3 आएगा। 0,1 फिल करोगे तो 3 × 0 + 4 × 1 तो 4 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आई 4। वो पूछा था मैक्सिमम वैल्यू, और बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द जर्नल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो बच्चे, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो ऑब्वियस सी बात है, पहले हमें इसको थोड़ा सा ढंग से लिखना पड़ेगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बेस सेम की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेट करो, dy/y ey = 2x x² dx। अब बच्चे कर दो इसको इंटीग्रेट। अब इसको हम लिख सकते हैं e⁻y dy। इसको अब ध्यान से देखो बच्चे, अब इसको अगर इंटीग्रेट नहीं करना आ रहा तो किसके पास जाओगे, सर माइंड मैप के पास। माइंड मैप क्या कहता है कि ये नॉन अलजेब्रिक है, तो एंगल चेक करो। अब इसका जो एंगल है वो लीनियर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पुट x² = t। तो 2x dx की वैल्यू बच्चे कितनी आएगी,
dt। ठीक है, तो हमारी पूरी इंटीग्रेशन कैसी बन गई, ये तो e की पावर माइनस वाई डी वाई है, यहाँ पर 2x dx की वैल्यू dt है, वो t है, तो इसको ऐसे कुछ बन गया। ठीक है, इसका आंसर आएगा e की पावर माइनस वाई डिवाइड बाई -1, e की पावर t प्लस c। तो इसको लिख लो माइनस e की पावर माइनस वाई, e की पावर t मतलब x स्क्वायर प्लस c। अब देखो कोई आंसर मैच कर रहा है इसका सोल्यूशन के लिए, e की पावर माइनस वाई। देखो बच्चे ये आंसर तो गलत है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों गलत है, क्योंकि e की पावर माइनस वाई है, ये भी आंसर गलत है। ये आंसर हो सकता है अगर मैं इसको देखो, अब भी सी बात है, प्लस माइनस में इधर उधर होगा, ये आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो भी है ये प्लस माइनस में इधर उधर होगा। अगर मैं बच्चे इसको उधर भी लेके भी जाऊँ, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस सी को मैं इधर ले आया, इसको मैं उधर ले गया। अब ये बच्चे परफेक्टली इससे मैच कर रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को अगर मैं इसको यहाँ पर के नाम दे दूँ, अगर मैं जानबूझ के यहाँ पर के नाम दे दूँ, तो इस माइनस के को मैं, इस माइनस के को बच्चे, इस माइनस के को मैं अलग से लिख सकता हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए इसको मैं लिख सकता हूँ सी। तो ये वही बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आपको आ सकते हैं जिनमें आपको बहुत ध्यान रखना है कि आंसर मैच करने। ऑर्डर एंड डिग्री बच्चे हमेशा क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। आपको पता है एम का मतलब है यहाँ पर, सॉरी एम का मतलब है डिग्री, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, डिग्री कितनी दी हुई है, डिग्री कितनी है, और एन क्या है आपका ऑर्डर। सबसे पहले हमें ऑर्डर देखना पड़ेगा। सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव 2 है और उसकी पावर बच्चे कितनी है 1, तो डिग्री 1 है। उन्हें पूछा m प्लस n की वैल्यू, तो 1 प्लस 2 कितना आएगा 3। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। मुझे बता दो कुछ खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जस्ट हमें थोड़ा ध्यान देना बच्चे। तो वेक्टर का क्वेश्चन आ गया, a मॉड दिया हुआ है, b मॉड दिया हुआ है, a डॉट b इज इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू पूछी है। a प्लस बी की वैल्यू बच्चे जो है वो हमसे पूछी है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसका स्क्वायर जो है कंसीडर कर लो। इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी। मैंने आपको बहुत बार बताया वेक्टर्स में कि ये बहुत बार हम यूज़ करते हैं, कौन सा, कि a मॉड का स्क्वायर जो है उसको हम a डॉट a लिख सकते हैं, इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a डॉट a कितना आएगा, a मॉड का स्क्वायर, a डॉट b आगे कितना आएगा, b डॉट a, उसके आगे कितना आएगा, b मॉड का स्क्वायर। अब a मॉड का स्क्वायर तो 1 है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। ये कितना बन गया 2 टाइम्स a डॉट b, क्योंकि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। b मॉड मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ पर इसका स्क्वायर लिख लो, तो 1 आ गया प्लस 4 आ गया। इसको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, इसको भी लिखो, a मॉड b, सॉरी इसकी वैल्यू गिवन ही है 2a डॉट b, a डॉट b की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है। तो कितना आ गया 1 प्लस 4 प्लस 4, तो कितना आ गया 9। अब जान 9 आंसर मत लिख के आना, ये गलती होती है बच्चों से। यहाँ पर इसकी वैल्यू आई है, प्लीज़ ये ध्यान रखना कि इसके स्क्वायर की वैल्यू 9 आई है। तो इस मॉडुलस की वैल्यू प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3, मॉडुलस प्लस होती है, तो 3 इसका आंसर आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, तो 3 इसका आंसर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओके, ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। a क्रॉस b का मॉडुलस जो है वो a डॉट b के बराबर है। इसका आंसर कितना आएगा, a मॉड b मॉड साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर सर n कैप कहाँ पर गया बच्चे, अगर n कैप का भी हम मॉडुलस करेंगे, n कैप एक यूनिट वेक्टर होता है जो दोनों के क्या होता है परपेंडिकुलर, तो n कैप का मॉडुलस कितना होगा 1, इसलिए नहीं लिखते। a डॉट b की वैल्यू कितनी है, a मॉड, इसलिए बोल रहा हूँ बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, कॉस थीटा। अब ये आपस में बच्चे कट गए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसको इसे ऐसे लिख लो, तो टैन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब टैन 1 कब होता है बच्चे, आपको पता है π/4 पर या 45 पर, तो यहाँ पर उसी तरह से लिखा हुआ है, तो मैं 45 ही लिखूंगा। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th लास्ट आपका एमसीक्यू है, आपको 18 एमसीक्यू आने वाले हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी। ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। ओके, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, एच एच एच। एक बार टी लिख दो, टी, अब टी को रोटेट कर दो बीच में, टी को रोटेट कर दो फर्स्ट में। ठीक है, अब 2 बार टी लिखो, एक बार एच, अब एच को रोटेट कर दो, अब एच पहले, अब तीनों बार क्या आ गया, टी। वैसे मैंने आपको बताया हुआ है कॉइन के 2 फेस होते हैं,
तो जितनी बार टॉस करेंगे, 3 बार टॉस करा तो 2 की पावर 3, 8 बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब क्या पूछा है उन्होंने, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। ए का मतलब क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स। और आपको पता है बच्चे, अब आपको पता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। एटलीस्ट कम से कम 2 हेड, ज़्यादा भी हो सकते हैं। पहले 2 वाले केस लिख लो सारे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कितने केस आए हमारे पास, आए 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आएगी, 4/8, यानी कि 1/2। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर बच्चे हमारी MCQs जो हैं वो कंप्लीट हैं। अब इसके बाद हैं हमारे रीजन असर्शन के क्वेश्चन। अब रीजन असर्शन के क्वेश्चन बच्चे है कुछ नहीं है, ये MCQs की तरह ही होते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस पहले से प्री डिसाइडेड होती हैं कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, और रीजन जो है उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरी ऑप्शन होती है कि असर्शन रीजन ट्रू है, रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तीसरी ऑप्शन होती है असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, या असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। ठीक है, यही 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सबसे पहले का क्वेश्चन क्या है कि f from R to R fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और फंक्शन जो है वो R to R डिफाइन, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है। अब देखो बच्चे, यहाँ पर असर्शन में उन्होंने क्या पूछा है, fx इज अ 1 फंक्शन। अगर देखो बच्चे f11 में क्या होता है, लेट हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, और क्योंकि यहाँ पर इमेजेस सेम है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, और क्यूब जो है वो कट हो सकता है क्योंकि इसमें प्लस माइनस का चक्कर नहीं होता। तो x1 इक्वल टू x2, तो ये 1 तो बच्चे है। ठीक है, तो ये बच्चे यहाँ पर असर्शन जो है वो ट्रू हो गया। अब रीजन की बात कर लेते हैं, fx इज अ 1 फंक्शन इफ कोड मेन इज इक्वल टू रेंज। मतलब अगर बच्चे कोड मेन अगर रेंज के बराबर आ जाए ना तो फंक्शन ऑन टू होता है। तो ये बच्चे यहाँ पर रीजन जो है ये फॉल्स है। रीजन जो है ये फॉल्स है क्योंकि ये मतलब ऑन टू का रीजन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। और बच्चे अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है, मेरे नोट्स अच्छे से पढ़े हैं, तो मैंने हर नोट्स में आपको ये लिख के बताया हुआ है कि ये जो बच्चे असर्शन है ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो ऐसे काम करता है कि 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 2 है, 2.5 का जो है वो बच्चे वो 2 है, इस तरह से काम करता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल, इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल वो नहीं होता। तो ये ट्रू लिखा हुआ है, ये ट्रू लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। ये भी बिल्कुल बच्चे ट्रू लिखा हुआ है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इंटीग्रल पॉइंट्स पर ना कंटिन्यूस होता है ना ही डिफरेंशिएबल होता है। अब सिंस फंक्शन जो है बच्चे वो सिंस f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, अगर फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू, डिफरेंशिएबल बच्चे जो है वो नहीं होगा। तो यहां पर यानी कि हम क्या बोलेंगे, ये भी ट्रू है, आर करेक्टली एक्सप्लेन ए। तो जो रीजन में लिखा हुआ है वो बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है उसको, हमारे असर्शन को। ठीक है जी, तो रीजन असर्शन के क्वेश्चन भी यहाँ पर खत्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट है हमारे 2 मार्कर के क्वेश्चन जो आपको 5 पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो पूछा उन्होंने वो पूछा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। इसको हम लिखेंगे पाई माइनस, क्योंकि माइनस है अंदर, कॉस इनवर्स 1/2 2 साइन। अब आपको पता है साइन 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पर, जिसको हम लिख सकते हैं π/6। पाई माइनस पाई 1 जो अपना कॉस जो है 1/2 कहाँ पर होता है, वो होता है 60 डिग्री पर, मतलब π/3 पर। इसको कट कर दो तो यहाँ पर 3 आएगा प्लस π/3। अब ये आपस में कट हो गया तो मेरे पास कितना आंसर आया बच्चे, पाई। तो मेरे को बताओ ये क्वेश्चन कितना मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़े भी अच्छे से पढ़ी। देखो यहाँ पर ए लिखा हुआ है, अब इसका एक और में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन भी जो है ये आपकी NCERT का है, कंपार्टमेंट में डायरेक्टली पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी आपकी डायरेक्टली NCERT का है। अब इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लग रहा है
1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो x को क्या फिल करो, पुट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कितना आएगा, राइट साइड की अगर मैं बात करूँ, राइट साइड में कितना आएगा, ये बनेगा 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिकली बनेगा 1/2 कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 1/2 इंटू 2 थीटा, वो बन गया थीटा। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। तो यहाँ पर आप इसको इधर लेके जाओगे तो रूट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा, तो विच एम्प्लाइज थीटा कितना आ गया, टैन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है जी, टैन इनवर्स रूट एक्स। तो यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आई, टैन इनवर्स रूट एक्स, जो कि लेफ्ट साइड के बराबर है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी का जो है बहुत आसानी से हमने कवर कर लिया। 22 अब आपको पता है डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ डेरिवेटिव के क्वेश्चन में कि अगर y और x सेपरेट हो रहे हैं, जैसे प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, तो उनको सेपरेट कर लो। जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इस तरह से इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर ऊपर कांस्टेंट हो इस तरह से। आप डिफरेंशिएट करो, ई एंगल का डेरिवेटिव ई एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, -1 पावर आगे आएगी, एक पावर जो है वो कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है, x+1। अगर आप इस चैनल से नए जुड़ रहे हो तो हो सकता है कि आपको मेरी लैंग्वेज जो है वो अजीब लगे, बट जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनको पढ़ चुके हैं, उनको पता है मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो डिफरेंट है थोड़ा सा। ये रूल है हमारा, गोल्डन रूल। ठीक है, अब इसका x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पर उन्होंने वैल्यू dy/dx की पूछी है। ठीक है, हमेशा पहले क्वेश्चन को, जैसे ये सपोज ये क्वेश्चन जो है बच्चे, ये क्वेश्चन जो है ये आपको आया 2 मार्क करके, मतलब आपको एक नंबर तो डेरिवेटिव सही करने से मिल ही जाएगा। अब देखो हमारे आंसर में ना EY आ रहा है, ये नहीं आ रहा। तो ऑब्वियसली बात है, जब भी हमारे आंसर को मैच करना हो हम गिवन की हेल्प लेते हैं। अब गिवन यहाँ पर अगर हम देखें ये वाला, देखो 1 बाय यूजिंग, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजिंग 1 dy/dx 1/x+1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/x+1 का होल स्क्वायर है, माइनस, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर y का होल स्क्वायर, इसको। ठीक है, अब यहाँ पर है नीचे EY, यहाँ पर नीचे क्या है EY, तो बन गया माइनस e की पावर 2y e की पावर y, तो बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर e की पावर -y आ गया, और यही हमें प्रूव करना था। आई होप ये आपको बच्चे क्लियर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मेरे को बताओ, इसको ध्यान से पढ़ो, ये क्वेश्चन हमें कहाँ पर देखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चे हमने एनसीईआरटी में देखा है, रेट ऑफ चेंज के अंदर से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, अगर इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करें, ए लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, ये 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, लैडर 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, अब इसमें क्या है, बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड, देखो ये बॉटम है, ये इसको इस तरफ हम खींच रहे हैं एट द रेट ऑफ, अगर ये मान लो x है तो dx/dt जो है, ऑब्वियसली बात है, इसको मतलब इधर की ओर खिसकाएंगे तो ये लेंथ बढ़ेगी, तो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट, ऑब्वियसली बात है, ये अगर लैडर है, अगर ये नीचे खिसक रही है तो ये हाइट जो है, जिसको मैंने y लिखा है, ये घटेगी। वो बोल रहे हैं हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग, तो बेसिकली वो ये पूछ रहे हैं कि dy/dt की वैल्यू कितनी है व्हेन फुट ऑफ द लैडर इज 12 मीटर अवे। सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता है इसको मैं नेम दूँ A, B और C। तो इसमें आपको पता है कि AC का स्क्वायर जो है वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है। AC मतलब 13, ठीक है, AB कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ y स्क्वायर और ये दिया हुआ है x स्क्वायर। डेरिवेटिव करो 0, इसका डेरिवेटिव 2y dy/dt, इसका डेरिवेटिव 2x dx/dt। तो यहाँ से dx/dt की वैल्यू गिवन है हमें, -2y dy/dt इज इक्वल टू 2x इंटू 2। ये 2 से 2 आप कट कर दो, तो मेरे पास dy/dt की फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी बच्चे, ये बन गया 2x
-2x/y। अब मुझे ऑब्वियसली बात है इसका वैल्यूज़ में आंसर करना है। देखो रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि गिवन क्या है वो लिखा करो, ये गिवन है आपका, ठीक है, और ये हमें प्रूव करना है। उसके बाद फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमारा मतलब जो रिलेशन है वो राइट एंगल ट्रायंगल से बनेगा, पाइथागोरस से, वो मैंने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू फिल करनी है। अब आपको पता है कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y²। अब क्या लिखा हुआ है, व्हेन फुट ऑफ द लैडर इज 12 मीटर अवे, यानी कि फुट ये वाला था ना, तो ये अगर फुट है तो 12 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल, तो अगर इसकी वैल्यू 12 आ जाए तो यहाँ पर फिल करो, ये बनेगा 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस y²। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू y²। तो y² बच्चे कितना आएगा 25, तो y लेंथ है तो प्लस ही लिखेंगे, प्लस माइनस हम नहीं लिखेंगे, तो y 5 आ रहा है। तो यानी कि हमारा कंप्लीट आंसर कितना आया, dy/dt -2, x की वैल्यू है 12 और y की वैल्यू आई है 5, तो -24/5। माइनस क्यों आया, ऑब्वियसली बात है डिक्रीज कर रही है रेट, तो -24/5 मीटर पर सेकेंड इसका बच्चे आंसर है। आई होप बच्चे ये आपको क्लियर है और हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, अभी हमें इसमें भी ए पार्ट है, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इसके लिए बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, जैसे ए लिखो -1 -1 2, बी लिख लो, इसको मल्टीपल तरीकों से कर सकते हो, मैं आपको ईजीएस्ट तरीका बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, ए बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्शन रेशियोज लिख लो, कितने आएंगे, लैम्डा यहाँ से शुरू करें, 2 - -1 3 आएगा, 8 - या 9 आएगा, लैम्डा -2, ठीक है जी। अब बी सी वेक्टर लिख लो, बी सी वेक्टर कैसे आएगा, c - b, इसमें से ये गया तो यहाँ पर 1 आएगा, 11 में से 8 गया 3 आएगा, 6 में से लैम्डा गया 6 - लैम्डा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लो सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर कोलिनियर है ना बच्चे, अगर कोलिनियर है ना तो उनकी रेशियो क्या होगी, सेम, जैसे 3/1 9/3 इज इक्वल टू लैम्डा -2 6 - लैम्डा। कोई भी एक वैल्यू उठा लो, 3/1 इज इक्वल टू लैम्डा -2 6 - लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18 - 3 लैम्डा -2, इसको इधर ले आओ, ये 4 लैम्डा, तो लैम्डा कितना आ गया 5, ठीक है जी। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर हमारी 5 आ रही है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट है। अब इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं कि और में क्या पूछा है। देखो ये और में क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पर ना ये क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर 2 को-इनिशियल वेक्टर्स फॉर्मिंग द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ बेसिकली बच्चे एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है यहाँ पर ABCD, ठीक है, इसको लिखते हैं ABC एंड D, A एंड B 2 को-इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। तो ये अगर A वेक्टर है तो ये B वेक्टर है, इस तरह से को-इनिशियल मतलब एक ही पॉइंट से वो स्टार्ट हो रहे हैं। A वेक्टर का मॉडुलस दिया हुआ 10, B वेक्टर का मॉडुलस दिया हुआ 2, उसके बाद उन्होंने पूछा है A.B 12 दिया हुआ, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता कितना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो ये और वाले क्वेश्चन करवाने का रीज़न यही है कि आपको क्वेश्चन में से क्वेश्चन मिलेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है। अब A क्रॉस B का मुझे पता करना है। अब आपको पता कि A क्रॉस B वैसे कैसे कितना होता है, A मॉड B मॉड साइन थीटा। अब A मॉड की वैल्यू तो मेरे को पता है 10 है, इसकी वैल्यू मेरे को पता है 2 है। अब साइन थीटा का क्या करेंगे, ये आ गया 20 साइन थीटा, तो एरिया निकालने के लिए मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। अब वो कहाँ से आएगी, वो यहाँ से आएगी कि A.B दिया हुआ है हमें 12, कितना आएगा ये A मॉड B मॉड cos थीटा इज इक्वल टू 12। अब ये कितना दिया हुआ है 10 इंटू 2 cos थीटा इज इक्वल टू 12, तो cos थीटा कितना आ गया 12/20, तो 4 3 4 5 तो cos थीटा बच्चे कितना आ गया 3/5, ठीक है। अब यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, आपको पता है ये कितना होता है, ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो h² इज इक्वल टू p² प्लस p², ये कितना आएगा 25, ये हमें निकालना है, ये आएगा 9, तो p² आएगा 16, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यानी कि साइन थीटा की वैल्यू विच एम्प्लाइज साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी p/h, जो कि है 4/5।
तो यहाँ पर आप वैल्यू फिल कर सकते हो। तो 20 इंटू 4/5, तो 5 4 ज़ा, तो कितना एरिया बच्चे आ गया 16। तो बहुत ही आसानी से हमने इसको कर लिया बच्चे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में रखना, ठीक है। अब 25th क्वेश्चन की बात करते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्कर का, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन दी लाइंस। अब एंगल आपको पता है लाइंस के बीच में कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं लाइंस के बीच में एंगल, जो एंगल उनके पैरेलल वेक्टर्स में होता है। सबसे पहले तो इस लाइन को थोड़ा ढंग से लिखते हैं। इस लाइन को अगर ढंग से लिखें तो 3i, यहाँ पर कितना बनेगा -2j, कितना बनेगा 6 की। बाकी लैम्डा वाली टर्म्स लिखो, 2 लैम्डा कॉमन ले लो, कितना बन गया ये 2i, इसमें से लैम्डा कॉमन लेंगे तो +2j, ठीक है, +2j, ये कितना बनेगा +2k, ये लो जी। इसका मतलब ये आपका पैरेलल वेक्टर है लाइन का, कितना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2,2,2, ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए पैरेलल वेक्टर के। अब सेकंड लाइन भी लिखो, ये सेकंड लाइन है, सेकंड आपके सामने ही है, तो इसके सेकंड लाइन का पैरेलल वेक्टर कितना है m2, डायरेक्टली लिख लो उसको 6 होगी, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 और 2। अब हमें एंगल निकालना है, तो एंगल कैसे निकलेगा, एंगल निकलेगा जी cos थीटा इज इक्वल टू m1 डॉट m2 डिवाइड बाय m1 मॉडुलस m2 मॉडुलस। तो करते हैं जी, डॉट करो इनकी, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ठीक है ना, 2 6 ज़ा 12, तो ये ओके। अब इसका मॉडुलस 4 + 4 + 4, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर अंडर रूट, इसका मॉडुलस करो कितना आएगा 36 + 9 + 4, यानी कि मेरे पास cos थीटा कितना आ गया 12 और 6 18 22, 22 नीचे कितना आ गया √12, ये कितना बन गया 49। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 22, इसको भी लिख सकता हूँ 2√3 लिख लो इसको, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 7, तो ये आपस में घट गया 11। तो मेरे पास थीटा कितना आ गया cos इनवर्स 11/7√3। तो ये लाइन के बीच में बच्चे हमारा एंगल है। आई होप ये आपको क्लियर है। आ जाओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से हमारे 6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 3 मार्कर के अंदर हैं, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम, ये क्वेश्चन मैं हमेशा, देखो अगर आपने मेरी प्लानर वाली वीडियो भी देखी है या मेरी कोई भी कंपार्टमेंट वाली वीडियो देखी है, मैं हमेशा बच्चों को यही बोल रहा हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को सिर्फ जिन बच्चों को लगता है यार पता नहीं उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, उसको देख के बाकी चीज़ें मत छोड़ो। अब ये देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व। सबसे पहले आपको स्लोप पता होनी चाहिए कि स्लोप जो है वो कैसे निकलती है। स्लोप बेसिकली होता है डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कर लो, कितना आएगा -3x² + 6x + 9, ठीक है। अब स्लोप को मैक्सिमम करना है, अगर स्लोप को मैक्सिमम करना मतलब मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है। सबसे पहले स्लोप का नाम रख लेते हैं, स्लोप का नाम रख लेते हैं p, ठीक है। अब देखो स्लोप को मुझे मैक्सिमम करना है तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार डेरिवेटिव करो कि मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन हो गया -6x + 6, इसको 0 के बराबर रखो ताकि मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इसका डबल डेरिवेटिव कर लो, डबल डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, वो आएगा जी -6 विच इज़ नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है वहाँ पर मैक्सिमम आएगा। और ने पूछा था मैक्सिमम स्लोप कितनी होगी। अब स्लोप आपको पता है, स्लोप है जी आपकी -3x² 6x + 9। तो मैक्सिमम स्लोप कैसे निकलेगी, वो निकलेगी जी अगर हम इसको 1 फिल करेंगे, x को 1, ठीक है। x को 1 फिल कर दो इस तरह से, 15 और ये 12, तो 12 इसका आंसर है। मैक्सिमम स्लोप बच्चे कितनी आएगी 12। आई होप ये आपको बच्चे क्लियर है, कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो जी कहाँ से पूछा गया, इंटीग्रेशन के अंदर से। अगर मैं इसको आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिखाऊं, वो पता कहाँ से है, प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन। बच्चों को बोल भी रहा हूँ, अगर आपको इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है, आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगी, तो एक बार बच्चे इसका आप क्या करो, जो मैंने आपको बताया 3 एक्सरसाइज है, आपका इंटीग्रेशन का माइंड मैप हमारा बेसिक इंटीग्रेशन जिसमें कवर हो जाएगी। उसके बाद आपकी 7.4, 7.5 एंड 7.6 जिसमें आइलेट है, पार्शियल फ्रैक्शन है,
ठीक है, और क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन है वो सारे इससे कवर हो जाएंगे। ध्यान से देखो, ये ऑप्शन में हमारा ये क्वेश्चन निकल गया। ठीक है, अब देखो अगर आपको पता है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब इसको जो है वो हम परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। अगर आप इसमें से ये कॉमन निकालोगे तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x² माइनस एक्स, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर से हम कर सकते हैं तो x² का ऑप्शन 1 है, ओके, इसका ऑप्शन 1, उसका हाफ कर दो, मुझे -1 है, उसका हाफ कर दो -1/2, उसका स्क्वायर कर दो +1/4 -1/4। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आएगा, x² माइनस एक्स, और जिसको ऐड किया इसको और जिसको ऐड किया उसको इकट्ठा कर लो, बाकी कितना रह गया, बाकी बचे रह गया आपका 10/4 -1/4। तो मेरे पास ये किसका स्क्वायर बना, ये बेसिकली बना x -1/2 का होल स्क्वायर, चेक कर लो यही बनेगा, ये बन गया 9/4। अब हमें इसको करना है इंटीग्रेट। अब इसको अगर करना है इंटीग्रेट तो 2 बाहर निकाल लो, तो बेसिकली ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, x -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर dx, x² प्लस a², ये होता है x/2 x² प्लस a² अंडर रूट प्लस a²/2 लॉग मॉड, थोड़ा इधर करूं, लॉग मॉड x, मतलब x -1/2 प्लस x² प्लस a² प्लस c। तो ये बच्चे आपका आंसर है, मुझे जस्ट आंसर चेक करने दो कि गड़बड़ तो नहीं हुई, वैसे बिल्कुल सही करा हमने, बट मुझे होता है कि गड़बड़ के चांसेस मिनिमम कम से कम हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, बताओ जस्ट हमने फॉर्मूला लगाया और परफेक्ट स्क्वायर करा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात भी कर लेते हैं कि अगर हमें ये वाला क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले इसको कैसे करना है, इसको i के बराबर रखो। ठीक है, तो इसको नंबर 1 बोल लो। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये प्रॉपर्टी होती है ये वाली 0 से a f(x), मेंशन कर रहा हूँ पेपर में, आपको मेंशन करनी है कि इसको अगर हम ऐसे करें a - x तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो कैसे यूज़ करेंगे, i = 0 से पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स। क्योंकि अगर आपने मेरे से प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं तो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ जो क्वेश्चन एक्चुअल में नहीं होते ना वो प्रॉपर्टीज़ से करने हैं हमें। यानी कि ध्यान से देखो, अगर ये एक्स ना हो ना यहाँ पर, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, नॉन अलजेब्रिक है, कॉस का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। अब सिर्फ ये जो सारा हम पंगा कर रहे हैं ये जस्ट इस एक्स को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, i = 0 से पाई, तो कितना बनेगा पाई माइनस एक्स। साइन 180 पे क्या होता है, नो चेंज। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 1 प्लस, अब साइन कॉस क्या होगा, नो चेंज, बट सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, बट क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स ही आएगा। इसको नंबर 2 डाल लो। अब हम क्या करेंगे, 1 + 2, 1 और 2 को ऐड कर लो, तो यहाँ पर आएगा i + i, यहाँ पर आएगा 0 से पाई x साइन एक्स dx, नीचे कितना आएगा 1 + कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी 0 से पाई माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय 1 + कॉस स्क्वायर एक्स dx। कितना बन गया 2i, 0 से पाई, एक ही इंटीग्रेशन में कर लो क्योंकि नीचे एलसीएम जो है सेम है। ऊपर कितना आएगा x साइन एक्स, वो कितना बनेगा पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स होल डिवाइड बाय 1 + कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ध्यान से देखो ये आपस में कट गया, तो मेरे पास पाई साइन एक्स रह गया जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। पाई बाहर निकाल लो। अब बस, अब जैसे ही ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन मैं पूरा इसलिए करवाया है क्योंकि हो सकता है कि पेपर में आपको यही क्वेश्चन आ जाए। अब आपको पता है नॉन अलजेब्रिक है तो इसका डेरिवेटिव एंगल सही है इनके x और x, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव। कॉस का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है जो माइनस साइन होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट कॉस x = t, तो कितना आएगा माइनस साइन एक्स dx = dt। तो यानी कि साइन एक्स dx की वैल्यू बच्चे कितनी आएगी, -(dt)। लिमिट्स भी चेंज कर लो, अगर x 0 है तो विच एम्प्लाइज
cos 0 इज इक्वल टू टी, तो विच एम्प्लाइज टी की वैल्यू कितनी आएगी 1। अगर x बच्चे पाई है तो cos पाई इज इक्वल टू टी, तो विच एम्प्लाइज टी कितना आएगा -1। तो यानी कि हमारी पूरी इंटीग्रेशन जो है 2i इज इक्वल टू पाई, cos 0 1 था, ये -1 था, ठीक है। अब यहाँ पर sin x dx की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ डी टी, नीचे कितना आएगा 1 + t² माइनस पाई, ये इंटीग्रेशन किसकी है tan इनवर्स t की, 1 से -1, 2i इज इक्वल टू माइनस पाई tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू माइनस पाई, ये कितना बनेगा -π/4, ठीक है। ये भी बनेगा π/4, तो ये बेसिकली बन गया -π/2 हो गया। ये 45, 40 और 90 बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया π²/2, 2 को भी इधर ले आओ, तो i की वैल्यू बच्चे कितनी आई π²/4। तो ये बच्चे आपका आंसर है। तो देख लो एक क्वेश्चन कितना छोटा था, दूसरे क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी है, बट हमें इसको ये देखना है कि हमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप ये आपको बच्चे क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, एलपीपी के अंदर से 3 नंबर का ग्राफ का क्वेश्चन आपका श्योर है जो पेपर में आपको आने वाला है। सबसे पहले हम कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं। पहली लाइन है आपकी x + 4y <= 8, ठीक है। अब यहाँ पर आप x को 0 फिल करोगे तो y कितना आएगा बच्चे 2 आएगा। अगर आप y को 0 करोगे तो x कितना आएगा 8 आएगा। ये पहली लाइन होगी आपकी। दूसरा लाइन ब्लू कलर में बना लेते हैं। ब्लू कलर में क्या है 2x + 3y <= 12। तो कितना आएगा, x को 0 करेंगे तो y कितना आएगा 4 आएगा। अगर y को 0 करेंगे तो x कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब एक और लाइन बना लेते हैं ऑरेंज कलर में, वो है जी आपकी 3x + y <= 9। x को 0 करेंगे तो y 9 आएगा, और अगर y को 0 करेंगे तो x 3 आएगा, ठीक है जी। ये बन गया। अब इसको ग्राफ पे बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ग्राफ पे बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखो जी इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ये लो जी, ठीक है। अब सबसे पहले ऑरेंज ग्रीन लाइन की बात करते हैं। 8 पॉइंट्स देख लिया करो कि उसके अकॉर्डिंग एक्ट करा करो। 0,2 और 8,0, यानी कि ये लाइन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी। 8,0 सबसे लास्ट वाला पॉइंट ही बनेगा, ये देखो जी, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट जो है वो 0,2 है, ये पॉइंट जो है वो 0,2 है और 8,0 है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब दूसरी लाइन की बात करते हैं। दूसरी लाइन है आपकी ब्लू लाइन 0,4 6,0, यहाँ से थोड़ा ऊपर, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है जी। यहाँ तक बना लेते हैं। तो ये बना जी आपका 0,4 6,0, ओके। अब नेक्स्ट जो है बच्चे ऑरेंज लाइन, ठीक है। अब इसमें क्या है 0,9 काफ़ी ऊपर है और 3,0, तो यहाँ पर इस तरह से बनेगी, ये देखो जी, ठीक है। अब देखो मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाले क्योंकि मुझे आपको यहाँ पर कुछ समझाना है कि कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, क्योंकि टाइम भी मैनेज करना है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा हमारा। अब देखो यहाँ पर शेडिंग की बात करते हैं। शेडिंग जो है, अगर हम ये लाइन देखें तो ये ट्रू है टुवर्ड्स ओरिजिन, ये भी ट्रू है, वो 0 0 फिल करेंगे, ये भी ट्रू है, सभी लाइंस ट्रू हैं। तो ऑब्वियस सी बात है फिर हमारा कॉमन पोर्शन जो है बच्चे वो ये वाला शेड होगा, ये वाला, सभी ट्रू हैं, तो ये वाला हमारा कॉमन पोर्शन है। अब इस कॉमन पोर्शन में अगर हम पॉइंट्स देखें, ये पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है, ये पॉइंट हमें नहीं पता, ये पॉइंट हमें पता है, ये पॉइंट हमें नहीं पता। तो बेसिकली हमें सिर्फ ये पॉइंट चाहिए कितना है, और ये ये पॉइंट जो है किस लाइन से बन रहा है, ग्रीन और ऑरेंज। ग्रीन और ऑरेंज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। ग्रीन लाइन ये पड़ी x + 4y = 8, ऑरेंज लाइन ये पड़ी 3x + y = 9। अब ऐसा करो बच्चे, इसको ना आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3x + 12y = 24, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, तो -11y कितना बन गया, ये आई थिंक ये बन गया -15 है ना,
माइनस के 15, तो y बड़ी खतरनाक सी वैल्यू आ रही है 15/11। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप ग्राफ पे भी जितना मर्जी एक्यूरेट बना लो, ये पॉइंट निकाल पाना थोड़ा सा इतना एक्यूरेसी से पॉसिबल नहीं है, इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया करो। तो x + 4y, ऐसा करो 3x + y = 9 है ना, 3x + y, ऐसा करो, इसको इधर लिखें, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए आपके, सॉरी। तो y = 15/11 है, ठीक है। तो 3x + y = 9, तो 3x = 9 - 15/11, तो 99 में से अगर 15 गए तो 89, 84 है ना, 84/11। तो ये कट हो रहा है, 3 2 6, 2 बच गया, 3 8, 28/11। तो x कितना आएगा 28/11, यानी कि ये पॉइंट जो है वो 28/11 है, 15/11 है। तो अब हमें बेसिकली देखना है मैक्सिमाइज, है ना। z कितना है 2x + 3y, z की वैल्यू है 2x + 3y। एक तो है आपका 0 0, जिस पर वैल्यू कितनी आएगी 0। एक है आपका यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट जो है 0,2, 0,2 पर चेक करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 6। उसके बाद है जी आपका, उसके बाद है 3,0, तो 3,0, तो इस पर भी वैल्यू 6 ही आ रही है। उसके बाद है आपका 28/11, 15/11, तो 2 × 28/11 + 3 × 15/11, तो ये बना 56, 45/11, 11। तो ये कुछ इस तरह से है। आई थिंक ये बनेगा 9.11 9 × 9 10, 2 बच गया, 9.1 समथिंग। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हुई, ये वाली। तो मैक्सिमम वैल्यू बच्चे ये वाली है। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है बच्चे आपको अच्छे से क्लियर, और ये क्वेश्चन आपको पेपर में बच्चे ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आने वाले हैं, ठीक है जी। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जर्नल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो बच्चे, अब जर्नल सोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में दो बातें होनी चाहिए कि जर्नल सोल्यूशन है होमोजीनियस, डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजीनियस भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, और मैंने आपको बहुत सी ट्रिक्स बताई हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस जोन में 2 वेरिएबल हैं, x के 2 वेरिएबल हैं, ठीक है। x मतलब 2 पावर में, यहाँ पर 1 पावर में है, तो इट इज़ नॉट होमोजीनियस। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। अब लीनियर भी 2 तरह से होती है, ये y में या x में। अब क्योंकि x डबल पावर में है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, पहले लिख देता हूँ, ये y में हो सकती है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख पाया तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। यानी कि बातों बातों में हमने डिसाइड कर लिया कि ये इस टाइप का हो सकता है। इस लेवल का मैंने पढ़ाया हुआ है आपको NCERT वन शॉट, ठीक है। सबसे पहले 2x² + y = x dy/dx, क्योंकि मुझे उस जैसा बनाना है। तो dy/dx, x को भी नीचे लेके जाओ, 2x² x + y/x। तो यानी कि ये अगर मैं कंपेयर करूं इससे, ये कितना बनेगा -y/x = 2x, क्योंकि ये आपस में यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें, अगर मैं इसको यहाँ पर कंपेयर करूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको कंपेयर करूँ बच्चे, तो मेरे पास यानी कि p की वैल्यू कितनी आ रही है -1/x। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर कितना आएगा, ये भी पेपर में आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, -1/x dx। इसको मैं लिख सकता हूँ log x, प्लस c मैं नहीं लिखता, इसको मैं रीज़न बता चुका हूँ। e और log में आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है, इनके बीच में कोई नहीं आ सकता। तो यानी कि यहाँ पर e log x की पावर -1, e log कैंसिल आउट, x की पावर -1 मतलब 1/x। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, y में वो है y × if q × if dx, y × if मतलब 1/x। q कितना है आपका, q है जी आपका 2x × 1/x dx, ये भी आपस में कट गया, तो मेरे पास बचा 2dx। 2dx की इंटीग्रेशन होती है 2x + c, तो y = 2x² + cx। तो ये आपका जर्नल सोल्यूशन है। आई होप ये आपको क्लियर है, और हमें कोई भी
इसमें जो है बच्चे वो परेशानी नहीं हुई, हमने बहुत ईजिली जो है वो इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, मेरे को आंसर मैच करने दो एक बार, y/x, यस बिल्कुल सही है बच्चे। ठीक है, आ जाओ इसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर हमें देखते ही क्लियर है ये कौन सी है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये कौन सी टाइप है बच्चे। ये होमोजीनियस है क्योंकि y/x लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू y/x माइनस कोसेकेंट y/x, इसको ऐसे लिख लो। अब हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू vx, डेरिवेटिव करो dy/dx, v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, x एज इट इज v का डेरिवेटिव dv/dx। अब इसको जो है हम यहाँ पर फिल करेंगे, तो यहाँ कितना आएगा, v प्लस एक्स dv/dx, y/x को क्या लिखेंगे, v माइनस कोसेकेंट v। अब ये आपस में v और v कैंसिल आउट हो गए। अब इसके वेरिएबल जो है हम सेपरेट कर सकते हैं, सो सेपरेट करेंगे तो dv के नीचे कितना आएगा, कोसेकेंट v, और dx/x उधर माइनस भी पड़ा है इस तरह से। अब बच्चे इसको कर दो जी इंटीग्रेट, इसको लिख सकते हैं साइन v dv माइनस dx/, साइन का डायरेक्ट कॉस, तो माइनस लॉग मॉड बोली जा रहा हूँ, माइनस कॉस v इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x प्लस सी। अब क्योंकि मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं इसको, माइनस कॉस y/x माइनस लॉग मॉड x प्लस सी। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, y को 0 फिल करेंगे और x को 1, y को 0 फिल करो, x को 1 प्लस सी। log 1 कितना होता है, log 1 जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, और c की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, -1, क्योंकि cos 0 कितना होता है 1। इसका मतलब हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया, माइनस कॉस y/x इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x -1। तो ये बच्चे आपका आंसर है। इस माइनस को चाहो तो आप एडजस्ट भी कर सकते हो, जो कि बिल्कुल सही है, जैसे आपको ठीक लगे। तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। आ जाओ जी 30th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पर ए बी सी यूनिट वेक्टर्स हैं और a डॉट बी और a डॉट सी 0 दिया हुआ है, एंगल बिटवीन b और c π/6 दिया हुआ है। तो प्रूव हमें ये करना है। ओके, देखो इसका मतलब बच्चे ये है कि a डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। ठीक है, आल्सो ध्यान से करना है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से। a डॉट सी, जो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, a जो है परपेंडिकुलर टू c वेक्टर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि a इज परपेंडिकुलर टू बोथ b एंड c। अब ये लाइन जो है बड़ी अच्छी है कि a जो है एक ऐसा वेक्टर है जो b और c दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। और हम ये भी बोल सकते हैं आल्सो, अगर आपने वेक्टर अच्छे से पढ़ा है, b क्रॉस c इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ b एंड c वेक्टर। ये आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस करने से हमें एक वेक्टर मिलता है जो b और c दोनों के क्या होता है, जो यहाँ पर वेक्टर लिखे हैं तो दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब a इज पैरेलल टू b क्रॉस c। ये आपको क्लियर होना चाहिए, a इज पैरेलल टू b क्रॉस c। और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनको हम एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच गए। ठीक है, अब बच्चे बेसिकली हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे बच्चे, यहाँ पर इसके लिए आप ऐसा करो, लेट, इसको दोबारा से लिखो। ठीक है, अब इसका मॉडुलस ले लो दोनों तरफ, इसको ऐसे लिख लो। इसको क्या लिखोगे, ए मॉडुलस 1 है, यूनिट वेक्टर है। इसको लिखोगे लैम्डा का मैग्नीट्यूड, इसको लिखोगे b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड। ये 1 है, ये लैम्डा है, ये कितना आएगा, b मॉड c मॉड साइन। इनके बीच में एंगल कितना दिया हुआ, π/6, मतलब 30 डिग्री। तो 1 इज इक्वल टू लैम्डा
1 इंटू 1 इंटू ये कितना आएगा 1/2, तो यानी कि प्लस माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ गया, 2 इधर ले आओ, तो लैम्डा की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई प्लस माइनस, क्योंकि मॉडुलस के आंसर 2 होते हैं, तो पुट इन 1, इसको नंबर 1 दे दो। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 b क्रॉस c। अब मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये वेक्टर का थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन पूछा है, बट अच्छा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में रखना है। आई होप ये आपको क्लियर है, पर जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन को देख के हम बाकी सब कुछ छोड़ दें, ठीक है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 4 स्टूडेंट, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, दो ऑप्शन में है, मतलब ये कोई भी एक पार्ट कर सकते हो। 4 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th are given a problem to solve independently. Their chances of solving the problem respectively ये है। Find the probability at most one of them will solve the problem. सबसे पहले देखो बच्चे, आपको ये probabilities लिखनी पड़ेंगी कि A जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है 1/2, B जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है 1/3, C जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है 2/3, D जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है 1/5। साथ के साथ इसके लिखो कि प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएगा, तो मतलब 1 - 1/2 दैट मीन्स 1/2। B प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, 1 - 1/3 दैट मीन्स 2/3। C प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, 1 - 2/3 दैट मीन्स 1/3। और D प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, 1 - 1/5 दैट मीन्स 4/5। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? एट मोस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ज़्यादा से ज़्यादा एक ही सॉल्व कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही सॉल्व कर पाए। ये हो सकता है कि ए सॉल्व कर ना करे, या सॉरी ए सॉल्व कर दे, बी ना करे, सी ना करे, डी ना करे। ये भी हो सकता है कि ए ना करे, बी कर दे, सी ना करे, डी ना करे। ये भी हो सकता है कि ए भी ना करे, बी भी ना करे, सी कर दे और डी ना करे। ये भी हो सकता है कि ए भी ना करे, बी भी ना करे, सी भी ना करे और डी कर दे। तो एक एक जन ने सॉल्व कर दी। एटमोस्ट पूछा, ज़्यादा से ज़्यादा एक सॉल्व करे, कम भी हो सकता है कि चारों ने सॉल्व जो है वो ना करी। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे? वैल्यू फिल करनी है, डायरेक्टली फिल करेंगे। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? 1/2। बी के नहीं करने की कितनी है? 2/3। सी के नहीं करने की कितनी है? 1/3। डी के नहीं करने की कितनी है? 4/5। तो इसी तरह से बच्चे सारी वैल्यूज फिल कर दो। और बच्चों मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसको कट मत करा करो, क्योंकि इसका एलसीएम सेम आएगा। ध्यान चेक करो, नीचे सेम है। 5 3 15, 15 2 30, 90, नीचे 90 आएगा, नीचे बच्चे 90 आएगा। ऊपर देख लो कितना आएगा, ये बनेगा 8, ये बनेगा आगे 4, 2 2 4, 4 4 16, यहाँ पर कितना आएगा 2, यहाँ पर आएगा 8। देख लो कितना आंसर आ रहा है। 20, 28, 30, 38/90, ठीक है। इसको कट करो तो 19/45। तो ये बच्चे आपका आंसर। मुझे आंसर चेक करने दो, आंसर चेक करने दो। यस, 19/45। तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस थोड़ी कैलकुलेशन है, ठीक है। अब सेम वैसे इस क्वेश्चन में है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, वो गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? ई एक्स दिया हुआ है और एक्स की के की वैल्यू पूछी है। नॉर्मली वो ई एक्स की वैल्यू नहीं गिवन होती, नॉर्मली वो सीधे ही पूछते के की वैल्यू। अब हम पता कि सबका टोटल कितना होता है? 1 होता है, बट ई एक्स की वैल्यू पूछी है। ई एक्स की वैल्यू है जी अपनी 2.94। और ई एक्स बेसिकली देखा जाए तो ई एक्स जो होता है वो पी एक्स इंटू पी एक्स होता है। ये दिया हुआ है 2.94। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। x की वैल्यू कितनी है? 1। या ऐसा करो, इसको कंप्लीट यहीं पर लिखते हैं। x की वैल्यू है 1, px की वैल्यू है 1/2। इनका सम होता है बेसिकली, ये सम्मेशन है, ये होता है ex, ठीक है। 2 × 1/5, 4 × 3/25, 2k × 1/10, 3k × 1/25, 5k × 1/25। ये दिया हुआ है 294/100,
इस तरह से। अब देखो इसको कैलकुलेशन मुश्किल ना है आपको करने में, आप क्या करो, मैं कैलकुलेशन सॉल्व कर देता। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर 100 है ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नीचे 100 ही बन जाए। जैसे यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूँगा, 1/2 है, क्या मैं इसको लिख लूँ 50/100, यस। ये 2/5 है, अगर इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर आएगा 40, नीचे आएगा 100। ये अब नीचे 12, ऊपर 12 है, नीचे 25 है, तो 12 4 48, नीचे है 100। 2k/10, इसको मैं 20k/100, इसको करेंगे तो 12k/100, इसको करेंगे तो 20k/100, ताकि नीचे एलसीएम सेम आए बच्चे, और कुछ नहीं है, ताकि मैं कैलकुलेशन आपको, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है। अब देखो सबकी जगह 100 आ रहा है, तो ऊपर कितना आएगा, इसको ऐड करो, 50 + 40 90, 90 + 40 90 + 48 कितना आएगा, 138 है ना, 138 प्लस इसको भी ऐड करो, 20 20 40 52k डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 294/100। काफ़ी आसान हो जाएगी अब, तो 52k इज इक्वल टू 294 माइनस 138, तो 14 में से 6 आएगा, तो यहाँ पर कितना रह गया, 4 4 में, सॉरी 8 8 में 3 के 5, और वहाँ पर बच गया 1 में से 1 गया, फिर 2 में से 1 गया तो 1, तो k कितना आ गया 156/52, 3 2 यस, ये 3 पर कट गया, तो k की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई 3, k की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 3। और क्या पूछा है, और क्या पूछा है, px < 4, इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है P1 P2, 3 तो है ही नहीं है इसमें, ध्यान रखना, ठीक है। P4, 1 की वैल्यू है 1/2, इसकी वैल्यू है 1/5, उसकी वैल्यू है 3/25, इसका एलसीएम आई थिंक 50 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 25, यहाँ पर 10, यहाँ पर 6, कितना बन गया 41/50। तो मुझे आंसर चेक कर, दोनों आंसर चेक करने दो, 41/50 और 3, यस बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बच्चे ये सारे क्वेश्चन हमारे जो है वो ख़त्म है। अब बच्चे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, यहाँ से हमारे 5 मार्कर के क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट हैं, और ट्रस्ट मी ये 5 मार्कर का आपका सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। मैं बच्चों को हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्लीज़ बच्चे इस मैट्रिक्स मेथड के क्वेश्चन को जरूर करके जाना। देखो इसको सॉल्व करना है, देखो अगर आप हमारी 13 डेज सीरीज देखोगे, मैंने हर टाइप में इसमें 4 या 5 टाइप क्वेश्चन है, मैंने हर क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बोला कि इनवर्स फाइंड करो और फिर सिस्टम को सॉल्व करो। सबसे पहले इनवर्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट आना चाहिए, ठीक है। 3 कितना आएगा, 3 - 6 - 2, उसके बाद -12 - 14, उसके बाद है +1, 4 3 12 +7, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा -3, तो -9, ये कितना बन गया +52, ठीक है, और ये कितना बन गया 19। तो 19 में से 9 गए 10, तो 62 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के बाद हमें को फैक्टर्स निकालने होते हैं। अब बच्चे मैं को फैक्टर्स में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और को फैक्टर्स जो है वो ऐसे फाइंड करने हैं। जैसे A11 की बात करते हैं, जो ऐसा करते हैं, ये तो हम निकाल ही चुके हैं यहाँ पर, इसकी बात A21 की बात करते हैं। 21 का मतलब है ये वाला, ठीक है। तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, 2 3 -6, 3 1 3, और बाहर माइनस क्यों आया, क्योंकि 2 + 1 कितना बना, क्योंकि 3 क्या है ऑड, तो बाहर कितना आएगा माइनस। सेम है 2 + 2 4 है, तो बाहर कितना आएगा प्लस। तो इस हिसाब से हमें करना है। तो ये सारे को फैक्टर्स हमने निकाल लेने, ये पेपर में आपको निकालने। इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि इसमें कम से कम हमारी गलतियाँ हों। को फैक्टर्स आ गए। अब इसके बाद हमें लिखनी होती है बच्चे को फैक्टर मैट्रिक्स। ये देखो जी, -3 26 और 19, ठीक है। 9 6 -16 एंड 5 में, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कैलकुलेशन में। 5 -2 एंड -11, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे हमें करना होता है इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेने के बाद जो मेरे पास आएगा वो आएगा जी अपना एडजॉइंट ए, मतलब -3 26, मतलब रो को मैंने कॉलम में लिख दिया तो एडजॉइंट ए आ गया। अब आपको पता है बच्चे, हमारा जो इनवर्स का फॉर्मूला होता है, इनवर्स का फॉर्मूला क्या कहता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन
डिटर्मिनेंट, तो वो भी मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट 1/62, डिटर्मिनेंट आपका 62 था और ये आपका इन्वर्स आ गया। अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है बच्चे, हमने क्वेश्चन का एक पार्ट कर लिया कि ये ए इनवर्स में फाइंड कर लिया, एंड सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर हम सिस्टम में बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, जैसे यहाँ पर ए नाम दिया हुआ है, वैसे मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, हम उसी में कंफर्टेबल होते हैं, तो मैं यहाँ पर जानबूझ के नाम जो है वो चेंज कर रहा हूँ। इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स कितने हैं कि 3 4 7, 2 -1 3, 1 2 -3। देखो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली ये जो मैट्रिक्स होता है ना, जो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखो, इसको मैंने जानबूझ के नाम सी दिया, इसको x और इसको d, ठीक है, सी एक्स इज इक्वल टू डी, मतलब ये बेसिकली हमने क्या लिखा है यहाँ पर, बेसिकली में क्या लिखा है, सी एक्स इज इक्वल टू डी। इसका आंसर कैसे आएगा, वो आएगा सी इनवर्स डी करके, ये याद रखना प्लीज़, ठीक है। हमेशा याद रखना कि इसको कहीं गलती से, जैसे ऐसा ना हो कि आप इसको ऐसे लिख लो, ये गलत है, ओके। ये C जो है ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड ही यहाँ पर C इनवर्स आएगा, इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब देखो बच्चे, नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या होता है, जो इजी वाला क्वेश्चन होता है कि हमारा जो C है ना, वो बेसिकली A से ही मैच कर रहा होता है, तो यानी कि हमारा जो C का इनवर्स है वो A इनवर्स के बराबर ही है, तो ऑब्वियसली बात है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बट यहाँ पर हमारा C जो है, ध्यान से देखो, C में 3 4 7, उसमें क्या है 3 2 1, ये मैच नहीं कर रहा। बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, बच्चे, जैसे ही मैं इस C का ट्रांसपोज करूं 3 4 7, ठीक है, तो यहाँ पर ये इससे मैच कर रहा है 3 4 7, मतलब यहाँ पर अगर मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो बच्चे C है ना, वो किसके बराबर है, वो A ट्रांसपोज के बराबर है। ये बात का प्लीज आपको ध्यान रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल क्वेश्चन है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई सी इनवर्स, तो दोनों तरफ इनवर्स कर दो। मैं बहुत बेसिक से आपको समझा रहा हूँ, दोनों तरफ इनवर्स कर लिया, क्योंकि इसमें बच्चों को नॉर्मली कंफ्यूजन होती है। अब ये आपको पता है कि ये ट्रांसपोज का इन्वर्स है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, इसको मैंने अंदर लिख लिया, उसको बाहर लिख लिया, तो ए इन्वर्स का, यानी कि सी इन्वर्स किसके बराबर है, ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो x इज इक्वल टू सी इन्वर्स डी है, वो कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इनटू डी, और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख रखा है 1/62, ए इनवर्स का ट्रांसपोज कितना होगा, -395 को मैंने कॉलम में लिख दिया, इसको भी कॉलम में लिख दिया और उसको भी कॉलम में लिख दिया, डी आपके सामने 14 4 और 0, और जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास हमारा आंसर जो है बच्चे वो आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, -42, 26 को 4 से करोगे, 4 6 24, 2 आ गया, 104 प्लस 0, इसको करो, 14 9 कितना होगा, तो 126 -64 प्लस 0, तो यहाँ पर 70 और -8 प्लस 0, तो देखो बच्चे कितना आ गया 1/62, यहाँ पर कितना आया 104 में से 42 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 62, ओके। 126 में से 64 माइनस करेंगे तो अगेन 62 और यहाँ पर भी 62, तो यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर जो है बच्चे वो कितना आ गया 111, यानी कि हमारी x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो z की वैल्यू भी 1 है। और ये 5 नंबर क्वेश्चन है जो पेपर में सबसे ईजीएस्ट होता है। अगर आप मेरे टारगेट्स भी फॉलो कर रहे हो तो मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ बच्चों को कि पहले मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कर लो ताकि हमारे 10 नंबर जो है पक्के हो जाएं, ठीक है जी, ओके। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन, ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा, देखो अगर ना आपने मेरे से बेसिक पढ़ा है तो मैंने सब चीज़ें सिंगल आपका डेरिवेटिव मैंने वो करवाया हुआ है। देखो यहाँ पर ना काफ़ी कुछ है, यहाँ पर वेरिएबल की बात वेरिएबल भी है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि सजेस्ट करूँगा कि इसको u लिख लो, इसको v लिख लो, इसको w लिख लो, इसको z लिख लो। अब क्या करो, डेरिवेटिव कर दो, ये आएगा du/dx, ये आएगा dv/dx, ये आएगा dw/dx और ये आएगा dz/dx, इसको नंबर 1 दे दो। अब बारी बारी सबको सॉल्व करके पहले u की बात करते हैं। u कितना है, cos x स्क्वायर। अगर आपने मेरे से डेरिवेटिव पढ़ा है गोल्डन रूल तो कभी गलती नहीं होगी। पहले किसका डेरिवेटिव होगा सर जी, पावर इसमें होल की पावर नहीं है, देन डेरिवेटिव फंक्शन का कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, यहाँ पर एंगल कितना है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चे कितना होगा, वो होगा 2x। तो बड़ी ही आसानी से इसको हमने कर लिया। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, v।
v इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स या कॉस एक्स का होल स्क्वायर। पहले डेरिवेटिव किसका होगा सर जी? पावर का। पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है? कॉस एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स कितना आएगा? 2 कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और फिर एंगल का। एंगल कितना है? एक्स। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है? 1। तो ये भी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें करना है, देखो w। w किसके बराबर है? w है जी कॉस एक्स स्क्वायर होल की पावर 2। अब ध्यान से करना, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, पहले पावर का डेरिवेटिव, फंक्शन एज इट इज, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है जी? अपना कॉस एक्स स्क्वायर। आ जाओ जी आगे, 2 कॉस एक्स स्क्वायर। कभी गलती होनी ही नहीं। कॉस, जैसे यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला बच्चे कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। यहाँ पर भी सेम, माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। सर आपने यहाँ पर क्यों नहीं करा? यहाँ पर मैंने बोला था कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, क्योंकि x कितना है, सॉरी एंगल कितना है? x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर हमारा एंगल है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर। तो कंप्लीट आंसर हमारा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स का कितना आ गया? 2 कॉस एक्स स्क्वायर, माइनस आगे लिख लो, साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है जी, अब हमें लास्ट में करना है बच्चे w z का। z कितना है अपना? कॉस x की पावर x। अब फिर से डेरिवेटिव करो, डी जेड बाई डी एक्स। कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब यहाँ पर जो एंगल है वो हमारा थोड़ा सा अजीब है। आपको बताइए वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, और जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आती है, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आती है तो थोड़ा सा हमें उसको अलग से सॉर्ट आउट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे? यहाँ पर लेट x की पावर x इज इक्वल टू t। ठीक है, दोनों तरफ log ले लो, log x की पावर x इज इक्वल टू log t। तो x log x इज इक्वल टू log t। अब डेरिवेटिव करो, x एज इट इज, log x का 1 बाई एक्स, log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पर 1 बाई टी डी टी बाई डी एक्स। ठीक है जी, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? ये आपस में घट गया, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू टी इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यानी कि डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी? अगर मैं टी को दोबारा लिखूँ, टी की वैल्यू कितनी है? एक्स की पावर एक्स, यहाँ पर भी लिख लो एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। तो यानी कि हमारा फाइनल आंसर बच्चे कितना है यहाँ पर? माइनस साइन एक्स की पावर एक्स इंटू एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। अब हम क्या करेंगे? पुट ऑल वैल्यूज इन 1 हमने लिखा ना यहाँ पर, यस। अब हम सारे में वैल्यू में आपको फिल करके दिखा देता हूँ। तो ये बच्चे आपका फाइनल आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर है। क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, बट सोच के देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। आ जाओ जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बेसिकली देखा जाए बच्चे उसमें ऑप्शन है, ठीक है। ये कहाँ देखो, ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में से पूछ लिया ये क्वेश्चन, और यहाँ पर ऑप्शन है, तभी बी पार्ट लिखा हुआ है। अब बी पार्ट जो है ये बेसिकली इस तरह से है कि हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, और मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन प्लीज़ कर जाना। सबसे पहले हमें डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 3/10 4x क्यूब, 4/5 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36/5 इंटू 1 11 का डेरिवेटिव 0। तो जो कट हो रहा है उसको कट कर 3 2 3 5 तो 2 5 तो यहाँ पर बाकी जगह तो कट नहीं हो रहा। तो यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई? वो आई 6x क्यूब बाई 5 माइनस 12/5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36/5 इज इक्वल टू 0। ये इज इक्वल 0 की रखा ताकि क्रिटिकल पॉइंट आए मेरे पास, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा? यहाँ इसमें से 6 कॉमन ले लूँ, 6/5 कॉमन ले लूँ, अंदर कितना आएगा? x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ये कितना आएगा? आई थिंक जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तो बाहर ही आ गया, तो 5x बिल्कुल ठीक लिखा मैंने, ठीक है। उसके बाद कितना है? प्लस 6
इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया हुआ, यहाँ पर एक क्यूबिक आ गई है। अब क्यूबिक के लिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, अगर हम इस क्यूबिक को देखें, जस्ट हमें क्यूबिक को सॉल्व करना है, ठीक है। जस्ट हम क्यूबिक को देखते हैं, वो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके ऑब्वियसली बात है बच्चे 3 रूट होंगे, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहला रूट हिट एंड ट्रायल से निकलेगा। वो कैसे निकलता है, x को 1 फिल कर लो या -1, फिर 2 या -2, 3 या -3, और मोस्टली इसमें आंसर आ जाता है, ठीक है। इसमें अगर 1 फिल करेंगे तो कितना आएगा, 1 - 2 - 5 + 6 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज रूट बाय हिट एंड ट्रायल। ये हिट एंड ट्रायल से करा, ये पेपर में आपको इतना मेंशन करने की नीड नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है। उसके बाद आपको शॉर्टकट बताता हूँ। इसके बाद नॉर्मली क्या होता है कि इसको लॉन्ग डिवीजन करना पड़ता है, उसका शॉर्टकट सुनो। यहाँ 1 लिखो कि 1 इसका रूट है, इसका कॉफिशिएंट लिखो 1, इसका कॉफिशिएंट लिखो -2, इसका कॉफिशिएंट लिखो -5, इस कॉन्स्टेंट को लिखो, ऐसे लिख दो। यहाँ पर 1 को एज इट इज उतार लो, 1 1 ज़ा 1, ऐड करना -1 ऐड करना -6 मल्टीप्लाई -6, और ये हमेशा कट होकर यहाँ फुल डिवाइड हो जाएगा, इसका फैक्टर है। तो मेरे पास कितना बच गया, x स्क्वायर माइनस x -6 इज इक्वल। अब बच्चे इसके फैक्टर्स बना के देखो, x स्क्वायर -3x + 2x बिल्कुल सही बन गए हैं, ठीक है। तो x कॉमन ले लो, x -3 + 2, तो यहाँ से मेरे पास फैक्टर बन गया x -3 x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आई 3 एंड -2, ठीक है बच्चे। और अब देखो बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, अब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालनी है। अब हमें बेसिकली चेक करना डेरिवेटिव के साइन। उसके लिए हमें ना इस पूरे डेरिवेटिव को, ताकि हमें माइनस या प्लस साइन चेक करना ईजी रहे, इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखो। ये क्यूबिक है ना, तो देखो कैसे लिखेंगे, f'(x), यहाँ पर आप लिखो f'(x), 6/5 बाहर है, इसके फैक्टर्स एक तो आए, देखो आपके सामने ही हैं इसके, x -3 x + 2, x -3 x + 2, और देखो बच्चे यहाँ पर कितना था, x इज इक्वल टू 1 बाय हिट एंड ट्रायल। इसको क्या लिख सकते हो, x -1। तो पूरी क्यूबिक को अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये सेम बनेगी, तो ये लिख लिया। अब हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं, क्रिटिकल पॉइंट 1 और 3। अब हमें पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है। जस्ट ऐसा करो, -2 से छोटा नंबर -3, ठीक है। -3 फिल करोगे तो नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव, 3 नेगेटिव है, मतलब तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में कोई नंबर सोच लो, 0 है ना, 0 आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 2 नेगेटिव है मतलब एक पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, ये भी हो गया, क्योंकि हमें जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेक करना है, ठीक है। इसके बीच में 2, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑब्वियसली बात है, देख नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर ही आएगा। 3 से बड़ा नंबर 4, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली बात है टोटल आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पर आप लिख लो फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीज। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 5 नंबर के हिसाब से। इंक्रीजिंग पॉजिटिव साइन कहाँ कहाँ पर है, -2, 1 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वो भी चेक कर लो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेगेटिव कहाँ कहाँ पर है, -∞ से -2 यूनियन 1 से लेके 3 तक। तो ये बच्चे आपका आंसर है। मुझे एक बार आंसर चेक करने दो। यस, बिल्कुल सही है बच्चे, बिल्कुल सही है। तो 5 नंबर के हिसाब से, जैसा मैंने बोला बच्चे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में रखने हैं, ठीक है। अब ये देखो, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कर जाओ, कुछ ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन उसमें नहीं है। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, हमें कर्व्स को पहचानना है। y इज इक्वल टू x², इसको नंबर 1 दे दो, ठीक है। y इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 3। अब आपको बताइए इसको कर्व, देखो इसमें हम क्या रूल फॉलो करते हैं। अगर आपने मेरी बेसिक वाली वीडियो देखी है, CPDA, मतलब पहले कर्व्स को पहचान लिया, ये पैराबोला है, ये लाइन है, ये भी लाइन है। उसके बाद क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप क्या करो, y इज इक्वल टू x इसमें फिल कर दो, तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू x² माइनस x इज इक्वल टू 0। कुछ बच्चे गलती करते हैं ये वाली, ये गलती नहीं करनी, क्योंकि स्क्वायर जो है सिंगल पावर से कट नहीं हो सकता, स्क्वायर के 2 आंसर होते हैं। यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x की वैल्यू आएगी 0 और 1। इसका मतलब y भी कितना आया, 0 और 1, क्योंकि ये बराबर है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कितना आ गया, 0, 0, 1,
1। ये किसका आया? लाइन और पैराबोला का। ठीक है, अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की नीड नहीं है। उसके बाद क्या होता है? डायग्राम, फिर एरिया। ठीक है, डायग्राम हम यहीं पे बना लेते हैं। देखो डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। अब देखो ऑब्वियस सी बात, पैराबोला 4 तरह के होते हैं, मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, एक्स के 2 आंसर हैं प्लस माइनस, और एक्स यहाँ पर नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, तो अपवर्ड पैराबोला ये बनेगा। ये पैराबोला जो है बच्चे अपवर्ड बनेगा। उसके बाद लाइन, ऑब्वियस सी बात है, ये लाइन जो है ओरिजिन से पास होगी, और वैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें पता है, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लो। तो ये आपका पॉइंट है जी 0,0, ये आपका पॉइंट है जी 1,1। उसके बाद x इज इक्वल टू 3, ये लाइन जो है ऑब्वियसली मतलब वर्टिकल लाइन बनेगी, x इज इक्वल टू 3, ये यहाँ पर कहीं पर बनेगी, x इज इक्वल टू 3। इस लाइन को थोड़ा सा खींच लेते हैं, ओके ठीक है जी। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वैसे आपको पता ही है कि इसमें अगर मैं x को 3 फिल करूंगा तो y भी कितना आएगा? 3 ही आएगा। हो गया जी। अब हमें देखना है शेडिंग कैसे करनी है, कि एरिया। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ जब भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें कांस्टेंट ना हो, तो आप ये देखो कि किसकी तरफ फेस है, x की तरफ फेस है, तो मतलब x की तरफ फेस खुला, पैराबोला जो है वो x की तरफ शेड करेगा, नीचे को शेड करेगा। लाइन की बात करते हैं, y इस तरह से लिखा, ये मैंने आपको एलपीपी में बहुत अच्छे समझाया हुआ है। x की तरफ फेस है, लाइन भी जो है वो x की तरफ ही, मतलब कि जो है वो नीचे की तरफ ही जो है वो शेडिंग करेगी। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, x लेस देन इक्वल टू 3, ऑब्वियसली बात है पीछे कोई शेड करेगा, तो हमारा जो कंबाइंड बच्चे एरिया आएगा ना, कंबाइंड एरिया ये वाला आएगा, ये वाला हिस्सा क्यों नहीं आया? ये वाला हिस्सा बच्चे इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर हम ये हिस्से को ड्रॉ करेंगे, तो वो पैराबोला की मतलब उसके अगेंस्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला एरिया हमें जो है वो फाइंड करना है। अब पूरा एरिया जो है बच्चे वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर मुझे एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? वाई डी एक्स। ठीक है, तो लेफ्ट टॉप से स्टार्ट होंगे, यहाँ से एरिया स्टार्ट हो रहा है, इसका लेफ्ट ये है, इसका टॉप ये है, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया, मैं किसके अलोंग गया? मैं पैराबोला के अलोंग गया, कितना गया? 0 से लेके 1 तक गया, तो इससे मुझे नीचे वाला सारा एरिया मिल जाएगा। अब आगे मुझे चल के जाना है। अब देखो आगे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से मैं चल के गया, यहाँ से चल के गया, तो मुझे इसके नीचे का सारा एरिया जो है वो मिल जाएगा। इस तरह से मेरा कंबाइंड एरिया जो है वो मुझे मिल गया। ठीक है, अब ऑरेंज जो मैंने बताया आपको उसमें प्लस करेंगे। मैं किसके अलोंग गया था? मैं लाइन के अलोंग गया था, जो ब्लू लाइन है, और 1 से लेके मैं 3 तक गया था। अब हमें कुछ भी इसमें मुश्किल जो है वो नहीं है, अब हमारा क्वेश्चन बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, लाइन की कितना है? लाइन है x dx, यहाँ पर 1 से लेके 3 तक, 0 से लेके 1 तक, इसकी इंटीग्रेशन आएगी x³/3। देख लो कितना हाई लेवल है इंटीग्रेशन का, मतलब मैं कहने का मेरा मतलब ये है, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि बहुत ही कम लेवल से आप इस चैप्टर को कर सकते हो। x²/2 1 से लेके 3 तक, तो कितना आएगा? ये 1/3 आएगा, और ये कितना आएगा? अब देखो अगर यहाँ पर वैल्यू फिल करो कितना आएगा? 9/2 माइनस 1/2, कितना बन गया? 1/3, 9 - 8/2 मतलब 4, तो आई थिंक इसका आंसर है 13/3। तो देख लो कितना आसान क्वेश्चन, और ये 5 नंबर में पूछा गया। आई होप बच्चे ये आपको क्लियर है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ऑब्वियस सी बात है 3D में से रह गया था, वो था आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन होता है। सबसे पहले हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है, जैसे A1 मतलब फिक्स्ड पॉइंट, इसका फिक्स्ड पॉइंट जो है वो है 1, 2 एंड माइनस, इसको ऐसे लिखा करो। ठीक है, और उसके बाद लिख लो M1, इसका पैरेलल वेक्टर लिखो, वो है 4, 6 एंड 12। ठीक है, सेम वे से A2, अब दूसरी लाइन का फिक्स पॉइंट कितना है? वो है 3, 3 एंड -5। M2 वो है जी आपका 6, 9 और 18। अब देखो बच्चे यहाँ पर हमें चेक करना पड़ता है कि कहीं योगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के 2 फॉर्मूलाज होते हैं, कि वो पैरेलल लाइंस के लिए और स्क्यू लाइंस के लिए। चेक करो यहाँ पर, अगर मैं बच्चे इसमें से अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता, इसमें 2 कॉमन ले लूँ तो कितना आएगा? 2, 3 और 6। इसमें से बच्चे अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पर 2 कॉमन लिया था, यहाँ पर अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना आएगा? 2, 3 और 6। चेक करके देखो, 3 कॉमन लिया मैंने, 3 2 3 3, यस। तो ये लाइंस यहाँ पर क्या हुई?
लाइंस यहाँ पर क्या हुई, लाइंस M1 एंड M2 आर पैरेलल। तो अगर पैरेलल हैं तो हमें पैरेलल वेक्टर वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले A2 माइनस A1 करो, वो कितना आएगा, A2 में से A1 तो यहाँ पर आएगा 2, फिर आएगा जी 1, फिर -5 में से -4 तो -1, 2 1 एंड -1। अब आपको इसका फॉर्मूला बच्चे पता है। अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसा करते हैं यहाँ पर, चलो यहाँ पर करते हैं A2 माइनस A1 क्रॉस M, तो ये हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो I J K 2 1 -1 2 3 एंड 6, तो कितना बच्चे आया यहाँ पर 6 + 3 माइनस J कैप, 2 6 12 + 2 और प्लस K कैप, तो कितना आएगा 2 3 6 -2, तो कुछ इस तरह से है। तो मेरे पास आएगा 9I - 14J + 4K कैप। ठीक है जी। अब ऑब्वियस सी बात है, हमें शॉर्टेड का फॉर्मूला यहाँ पर लिख के दिखाऊँ आपको, वो होता है A2 माइनस A1 क्रॉस M डिवाइड बाय M वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस तरह से है। ठीक है, तो कितना आएगा, ऊपर आएगा जी 9I - 14J + 4K, और नीचे इसका मॉडुलस लिख दो। M का मॉडुलस कितना होगा, 4 9 और 36 √। ऑब्वियस सी बात है, शॉर्टर डिस्टेंस का आंसर ऐसा तो नहीं आ सकता, इसमें भी हमें जो है इसका वो निकालना पड़ेगा मॉडुलस। तो 81, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और 16। ठीक है जी। नीचे आएगा √40, नीचे आएगा √49, तो कितना बन गया, 6 और 6 12 और 1 13, 1 9 10 18 19, 293/7। तो ये बच्चे आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आंसर है, और मेरा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। और ये क्वेश्चन देख लो बच्चे 5 नंबर का। ठीक है, इसमें ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी देखो। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है शो दैट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार करा है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखो, लेट लाइन 1, ठीक है, x - 1/2 y - 2/3 z - 3/4 इज इक्वल टू लैम्डा लिख लो। तो एक पॉइंट निकालो m, 2 लैम्डा, ये होता है एनी पॉइंट ऑन लाइन, 3 लैम्डा + 2, 3 लैम्डा + 2, 4 लैम्डा + 3। सेम वे से दूसरी लाइन को भी लिखो। दूसरी लाइन जो है वो है अपने पास x - 4/5 y - 1/2 z/1 इज इक्वल टू म्यू लिखो। तो यहाँ पर n लिख लो, तो 5 म्यू + 4 2 म्यू + 1 एंड म्यू। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, शो दैट लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो सिंस, या ऐसा करो, ऐसा लिखा करो, चलो, क्योंकि हमें चेक करना भी आ सकता है। इफ लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन M and N मस्ट बी सेम। वो पॉइंट्स जो हैं बच्चे वो सेम होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले 2 पॉइंट्स जो हैं, जैसे 2 लैम्डा + 1 इज इक्वल टू 5 म्यू + 4, इसके बराबर रख लेंगे। तो 2 लैम्डा - 5 म्यू इज इक्वल टू 3, ये पहली इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन और लिख लो। अब ऐसा करो, सेकंड में लिख लो, 3 लैम्डा + 2 इज इक्वल टू 2 म्यू + 1। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, 3 लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल टू -1। ठीक है जी। अब हमें बेसिकली क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू फिर थर्ड में हम फिल करेंगे, इसमें हम फिल करेंगे, और ये अगर ट्रू होगा तो पॉइंट्स लाइन से इंटरसेक्ट कर रही हैं, और फिर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे। अब ऐसा करो बच्चे, इसको जी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा, मेरे पास आएगा जी 6 लैम्डा -15 म्यू इज इक्वल टू 9, 6 लैम्डा -4 म्यू इज इक्वल टू -2, माइनस प्लस ये कट गया, तो कितना आया -11 म्यू + 11। तो म्यू बच्चे कितना आ गया, -1। तो किसी में वैल्यू फिल कर दो, 2 लैम्डा -5 × -1 इज इक्वल टू 3। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6 बन गया, तो -3 है ना, ये 5 बन गया ना,
सॉरी ये 5 बन गया प्लस के 5 इज इक्वल टू -3, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू -2, तो लैम्डा भी कितना आ गया -1। ठीक है, दोनों वैल्यूज आ गई। अब थर्ड में हम पुट कर लेते हैं। थर्ड में 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू म्यू, यहाँ पर -1 फिल करो तो कितना आया -4 प्लस 3, विच इज ट्रू, देयरफॉर लाइन्स इंटरसेक्ट। अगर ये ट्रू नहीं आता तो हम बोलते कि लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर ये ट्रू नहीं आता तो हम बोलते लाइन्स जो हैं वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है, 4 लैम्डा प्लस 3 था देखो, और यहाँ पर म्यू था। ठीक है, दोनों की वैल्यू -1 आई है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल रहे हैं, तो अब m में किसी में वैल्यू फिल कर लो। m कितना है 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 और 4 लैम्डा प्लस 3। अब इसमें -1 फिल कर लो, ये कितना आएगा -1 प्लस 1, -1 प्लस 2, -1 प्लस 3। तो m पॉइंट कितना आया -1, -1। आप चाहे n में फिल कर लो, पॉइंट आपका सेम आएगा। तो इस तरह से हमने ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी जो है बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। अब देखो बच्चे, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट की बात करें, वो है आपकी केस स्टडीज़। आपको पता आपको 3 केस स्टडीज़ आने वाली हैं, और वैसे 2 केस स्टडीज़ हमें श्योर हैं कि एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और दूसरी है आपकी प्रोबेबिलिटी। तीसरी केस स्टडी कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन इट्स लेंथ। Let the rectangular part have length and breadth x and y। तो देखो बच्चे, वैसे बेसिकली ये ना क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में ही है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम थोड़ी सी बना के दिखा देता हूँ, इसका रफ एक आइडिया मिल जाएगा आपको। तो ये एक रेक्टेंगल है सपोज, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है सपोज। अब उसके ऊपर बच्चे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी हुई है। उसके ऊपर जो है वो बच्चे इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर बनी हुई है। इसको पहले मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। तो ऐसी कुछ डायग्राम है आपकी, ये देखो जी, इस तरह से डायग्राम है आपकी। जस्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। ठीक है, अब देखो बेसिकली ना ये लाइन नहीं होती बीच में, क्योंकि विंडो जो है वो इस शेप में है, इनके बीच में कुछ नहीं है। अब देखो, अब ये हमारी हो गई विंडो की मतलब की शेप। ठीक है, अब उन्हें बोला लेंथ एंड वेड्थ मतलब ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ कितनी है x और ब्रेड्थ कितनी दी हुई है यहाँ पर y। तो अगर मैं ये लेंथ बच्चे x है तो ऑब्वियसली बात है ये भी x होगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये y होगी, ये y होगी। ठीक है जी, डायग्राम हमें क्लियर है। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 12 मीटर, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सभी साइड्स का सम। कितने x है यहाँ पर 3 और y कितने हैं 2, तो ये हमें दिया हुआ 12। तो इसके बीच में हमें रिलेशन निकालना है, तो 3x + 2y इज इक्वल टू 12 है। ऐसा कुछ हमारे पास रिलेशन आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा डन है। सेकंड क्वेश्चन की होगी, एक नंबर हमने ले लिया। ठीक है, यूजिंग एक्सप्रेशंस ऑब्टेन्ड 1 राइट एन एक्सप्रेशन और एरिया ऑफ द विंडो। अब देखो बच्चे, एरिया की बात करते हैं। एरिया कैसे निकलेगा, एरिया आएगा रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू विड्थ, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। थोड़ा ढंग से लिखते हैं इसको, x इंटू वाई प्लस √3/4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, उन्होंने बोला इन टर्म्स ऑफ x ओनली लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहाँ पर ना हमें गिवन था कि 3x + 2y इज इक्वल टू 12। तो अब यहाँ से 2y इज इक्वल टू 12 - 3x, तो y की वैल्यू निकाल लो 12 - 3x/2। अब यहाँ पर एरिया जो है वो एरिया कितना था हमारा, x इंटू y की वैल्यू है 12 - 3x/2 प्लस √3/4 एक्स स्क्वायर। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ तो मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा, इस 1/2 को बाहर निकालो, कांस्टेंट है, ये अल्टीमेटली डेरिवेटिव ही हमें इसको करना है। तो ये है जी, ज़्यादा सॉल्व करने की नीड नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी जो है वो हमने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी जो बच्चे हमारा हो गया इन टर्म्स ऑफ, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो बच्चे, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल व्हिच अलाउज मैक्सिमम लाइट थ्रू द विंडो। ऑब्वियसली बात है बच्चे, इसमें से मैक्सिमम लाइट कब पास होगी, जब इसका ओवरऑल एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा। अब एरिया को मैक्सिमम करना है और ये एक वेरिएबल में है। तो थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट जो है बच्चे, थर्ड पार्ट जो है उसमें एरिया को डेरिवेटिव करो, इसको dA/d, ओके, एक वेरिएबल में है। देख लो, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं। यहाँ पर आएगा 12 - 6x प्लस √3/4 × 2x इज इक्वल टू 0 कर दो।
ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करो बच्चे, इसको कितना आएगा, ये भी कट हो गया, ठीक है। तो ये बन गया 6 माइनस 3x, 1/2 को अंदर ले गया, प्लस √3/2 x इज इक्वल टू 0। तो 6 इज इक्वल टू 3 माइनस √3/2 x। थोड़ा सॉल्व करो इसको, तो 6x माइनस √3x/2, तो 12 इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन ले लो, x 6 माइनस √3, तो x कितना आ गया 12/6 माइनस √3। तो यह वो क्रिटिकल पॉइंट आ गया। तो मैक्सिमम एरिया के लिए अभी डबल डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव करो बच्चे इसी का डबल डेरिवेटिव करो, d²a/dx²। 1/2 तो कांस्टेंट ही है, 12 का 0, इसका -6। यहाँ पर कितना आएगा प्लस √3/2 × 1, तो ये आ गया डबल डेरिवेटिव। तो बेसिकली देखा जाए तो डबल डेरिवेटिव कितना आया, डबल डेरिवेटिव ना ये आपका आया -3 प्लस √3/2। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चे, अब चेक कर लो, ये नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे है बच्चे, ये 1.732 होता है और ये प्लस है, ये माइनस मतलब बड़ा है, तो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। तो हमारा एरिया जो है बच्चे यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था, डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, डायमेंशंस फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। y कितना था अपना, y था अपना 12 माइनस 3x/2, इसको लिख लो 6 माइनस 3/2x। यहाँ पर आप वैल्यू फिल कर दो, 6 माइनस 3/2, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू ये पड़ी 12/6 माइनस √3। अब इसको सॉल्व करना है, कर लो यार, ठीक है। तो 18 बन गया, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 18/6 माइनस √3। तो ये बच्चे आपका आंसर है। यहाँ पर x भी निकाल लिया और हमने y भी जो है वो निकाल लिया। तो देख लो बच्चे, हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब इसका ऑब्वियसली बात है, हम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका लास्ट पार्ट भी निकाल लेते हैं। लास्ट पार्ट में क्या है देखो, इफ इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ द विंडो इज 50 मीटर, देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ x। अब एरिया जो है बच्चे, एरिया जो है हमें 50 गिवन है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, ओके, एरिया गिवन है 50। तो एरिया कितना था, एरिया था अपना 50 मीटर इज इक्वल टू x इंटू वाई प्लस √3/4 x²। तो पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कितना था अपना 3x + 2y। पेरीमीटर किस फॉर्म में निकालना है, पेरीमीटर निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ से अब y की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, 50 माइनस √3/4 x² x इज इक्वल टू y। तो कितना बन गया 50/x माइनस √3/4 x इज इक्वल टू y। इसको वहाँ पर फिल करेंगे तो 3x + 2y, y की वैल्यू आपके सामने है। तो ये बच्चे आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने सारा क्वेश्चन जो है बच्चे वो सॉल्व कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर, और 4 नंबर हमारे पक्के हैं। मुझे आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको क्या ऐसा लगा कि हमसे वर्ड प्रॉब्लम जो है नहीं हो पाती। बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया कि थर्ड केस स्टडी कहीं से भी आ सकती है, ये रिलेशन फंक्शन की लग रही है। ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन देयर वाज एन मेला ऑर्गेनाइज्ड बाय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एट द पार्क नियर सोसाइटी। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द मेला was a huge swing installed at one corner of the park. The swing is traced to follow the path of parabola. तो ये कुछ खास नहीं है, इसको बस समराइज कर लिया करो। एक मेला लगा है, मेले का जो अट्रैक्शन है वो मेनली स्विंग है। स्विंग किस शेप में है, पैराबोला की शेप में वो स्विंग कर रही है, ठीक है। ओके, द f from n to r is defined as fx, what will be the range? ओके, तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है बच्चे, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। पूछा कुछ और है, मतलब दिखाने के, या जैसे बोलते हैं ना हाथी के दांत, दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं, सेम वैसे ही है। fx इज इक्वल टू x² है। इस फंक्शन की उन्होंने रेंज पूछी है। मुझे सिर्फ ये बात बताओ, इनपुट क्या है हमारी फंक्शन की, नेचुरल नंबर। तो हर एक नेचुरल नंबर का क्या हो रहा है, देखो 1 का स्क्वायर हो रहा है 1, 2 का स्क्वायर हो रहा है 4, 3 का स्क्वायर हो रहा है 9। तो भाई रेंज कितनी आएगी, रेंज बच्चे बहुत ही ज़्यादा आसान है। रेंज बेसिकली आएगी 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। पहला पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, आ जाओ। सेकंड पार्ट क्या पूछा है, f from n to n define f check the function is इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब बच्चे क्या होता है, 1 1 और नॉट। देखो ये मैंने बहुत बार आपको करवाया,
एफ फ्रॉम एन टू एन, एफ फ्रॉम एन टू एन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से कहाँ डिफाइन है। तो हमें इंजेक्टिव चेक करना है इस फंक्शन को, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम लिखेंगे लेट इमेजेस क्या हैं, हम लिखेंगे इमेजेस बच्चे क्या हैं, सेम। तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, x1 इक्वल टू x2। प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, वो प्लस माइनस हो ही नहीं सकता, तो इट इज़ 1 1 या इंजेक्टिव। तो ये क्वेश्चन भी बच्चे हमने बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, लेट एफ फ्रॉम 1 2 3 4 2, ऑब्वियसली बात है ये नेचुरल नंबर है, ये उनके स्क्वायर हैं, डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, प्रूव दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव हमें प्रूव करना, ओके। बाइजेक्टिव फंक्शन जो है बच्चे वो इस तरह से डिफाइन है, वैसे ही घुमा के पूछना था, कुछ भी पूछ लें, वैसे सारे क्वेश्चन हमने करे हुए हैं। ये लो जी, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी अभी हमने प्रूव करा है कि ये नेचुरल नंबर 2, देखा जाए तो नेचुरल नंबर 2 नेचुरल नंबर ही है। अब आपको पता है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस लेट, चलो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल, वो ये नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो फिर वही है x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, x1 इक्वल टू x2। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे ये 1 1 तो है, और वैसे भी क्लियर लिख लिया है, हर एक एलिमेंट की डिफरेंट है, मैं चेक कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर रेंज ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। हमारा यहाँ पर हर एक का आंसर आ रहा है, मतलब कोई भी यहाँ पर खाली नहीं है, देयरफॉर इट इज़ ऑन टू भी है, 1 1 भी है, तो ये क्या बन गया बच्चे, बाइजेक्टिव, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया, लास्ट पार्ट रह गया, वो भी कर लेते हैं। लास्ट पार्ट क्या पूछा है, एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एफ एक्स नीदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। तो एफ जो है बच्चे वो आर टू आर डिफाइन है। अब आर टू आर जब भी डिफाइन होता है तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि एफ ऑफ, आप क्या करो, एग्जाम्पल लो, लेट 1 एंड -1 बिलोंग्स टू आर। एफ ऑफ 1 का आंसर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1। एफ ऑफ -1 का आंसर कितना होगा, -1 का स्क्वायर 1। 1 एंड -1 हैव सेम इमेज, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट 1 1। ऑन टू के लिए हमेशा क्या करते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर कितना आएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x कितना आ गया बच्चे यहाँ पर, रूट y, या प्लस माइनस लिख लो, लेट y इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू r। x कितना आ गया, प्लस माइनस -2। ये रियल नंबर बच्चे नहीं है, रूट का माइनस आपको पता कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, तो इसका मतलब नॉट ऑन टू, मतलब एक इमेज हमें मिल गई जो खाली पड़ी है, तो इट इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है, प्रोबेबिलिटी में से पूछा होगा, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 2 पर्सन्स आर कंपीटिंग फॉर अ पोजीशन ऑफ अ मैनेजिंग कमेटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली बात है, 2 पर्सन जो हैं वो लीड कंपीट कर रहे हैं दूसरे को। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड पर्सन विल बी अपॉइंटेड 0.5 एंड 0.6, ठीक है। ए का मतलब मान लो, चलो बाद में करते हैं, इफ द फर्स्ट पर्सन गेट्स अपॉइंटेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट इज 0.7, द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.4 इफ द सेकंड पर्सन गेट्स अपॉइंटेड। अगर आप क्वेश्चन को समझे हो तो 2 पर्सन है, पहले हमेशा रफ प्रिंट बनाया करो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन का, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, इसके अपॉइंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.5, इसके अपॉइंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6। ऑब्वियसली बात, अगर ये अपॉइंट होता है तो ये वेस्ट प्लांट जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा 0.7, ये करेगा तो 0.4, ये ऐसा कुछ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये आपका वेस्ट का कुछ है, ठीक है, ये सेलेक्ट होने की है, ओके, जस्ट हमें रफ आइडिया लेना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट इज इंट्रोड्यूस। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है कि वेस्ट प्लांट जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया। अब आप मेरे को थोड़ा सोच के बताओ बच्चे, वेस्ट प्लांट जो है इंट्रोड्यूस हो चुका है, आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आपने मेरी प्रोबेबिलिटी की ट्रिक्स वाली वीडियो देखी है कि सर वेस्ट प्लांट तो हो सकता है कि फर्स्ट पर्सन जो है वो फर्स्ट पर्सन को ऐसा करते हैं, ए सपोज कर लेते हैं, इसको बी सपोज कर लेते हैं कि ए पर्सन जो है वो सेलेक्ट हो गया पहले वाला, और उसके सेलेक्ट होने के बाद उसने वेस्ट प्लांट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया।
यहाँ सर ये भी हो सकता है, यहाँ का मतलब प्लस कि दूसरा पर्सन सेलेक्ट हो गया और दूसरे पर्सन के सेलेक्ट होने के बाद वेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5, इसकी है 0.7, इसकी है 0.6, इसकी है 0.4। तो कितना आ गया 0.35, ये कितना आ गया 0.24, तो कितना आ गया 9 और 0.59। तो 0.59 बच्चे पहले क्वेश्चन का, 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो भी गया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, आफ्टर द सिलेक्शन इफ द वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट इज इंट्रोड्यूस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट पर्सन इंट्रोड्यूस इट। वेस्ट प्लांट जो है बच्चे वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, वेस्ट प्लांट जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे वेस्ट प्लांट जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, इंट्रोड्यूस्ड मतलब एक चीज़ हो चुकी है और हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है, हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि वो फर्स्ट पर्सन ही है ना, हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि फर्स्ट पर्सन के सेलेक्ट होने की वजह से हुई है, और ये भी तो हो सकता है कि वो सेकंड पर्सन के सेलेक्ट होने की वजह। देखो वेस्ट प्लांट इंट्रोड्यूस हो चुका है, हो सकता है कि पहले ने, वो कह रहे हैं कि पता करो कि वो फर्स्ट पर्सन ने किया, ये भी तो हो सकता है ना दूसरे पर्सन ने किया हो। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है वेस्ट प्लांट इंट्रोड्यूस हो चुका है और पता करो कि वो फर्स्ट पर्सन ने किया है। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू W/E1, नीचे भी सेम E1 W/E1, E2 W/, आधा क्वेश्चन तो हम बच्चे कर चुके हैं। E1 मतलब फर्स्ट पर्सन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5 और उसने वेस्ट इंट्रोड्यूस करा होगा 0.7, यहाँ पर भी 0.5 इंटू 0.7, वैसे ये इसका आंसर हम कर चुके हैं। और यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी सेकंड पर्सन के 0.6 और 0.4, ये लो जी, इसको पढ़ के देख लो। सेकंड पर्सन सेलेक्ट हुआ, वेस्ट जो है वो उसने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ऊपर है जी 0.35, नीचे का आंसर हम कर चुके हैं 0.59, वो यहाँ पर हम कर चुके हैं। मैं हमेशा हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी टोटल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में से और एक क्वेश्चन आपका बेस थ्योरम में से। तो यहाँ पर बच्चे वीडियो हमारी ख़त्म है और लास्ट में आपसे फिर कहूँगा बच्चे, ये वॉरियर सीरीज़ का हमारा पार्ट है, इसमें पुरानी वीडियोस भी हैं, नई वीडियोस भी हैं, दोनों को इंटीग्रेट करके मैंने एक बेस्ट कोर्स जो है वो बनाया। अब आप चाहो तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, इसको मैंने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखने की कोशिश की है, इसलिए कुछ वीडियोज़ जो हैं आपको NCERT वन शॉट जो है, ऑब्वियस सी बात है मैं आपको ये बता रहा हूँ, टारगेट्स दे रहा हूँ वो कंप्लीट करने हैं। 13 डेज प्रो सीरीज़ के भी मैं आपको टारगेट्स दे रहा हूँ ताकि आप बेस्ट तरीके से तैयारी खुद से कर पाओ, और साथ साथ में गाइडेंस देता रहूँगा। ऐसी वीडियोज़ और भी आएंगी, 24 की वीडियो भी आएगी, 23 के पेपर की वीडियो भी आएगी, 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 नंबर के, 5 नंबर के केस स्टडीज, MCQ, सब वीडियोस नहीं भी आएंगी। तो सब कुछ है, बस आपको अपने एंड से तैयारी करनी है। और फिर से लास्ट में दिखाना चाहता हूँ, ये हमारी सारी सीरीज़ हैं, ये हमारी NCERT वन शॉट सीरीज़ है। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो ये देखो एक बार, अगर नहीं देखनी तो एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हमारे जो हैं PDF नोट्स डाउनलोड करके इसको पढ़ो। उसके बाद हमारी 13 डेज प्रो सीरीज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लस जो मैं आपको टारगेट्स दे रहा हूँ रिसेंटली, मतलब जो नई वीडियोस आएंगी वो कंप्लीट करनी है। और ये वीडियो मस्ट है, ऑल ट्रिक्स करके ये वीडियो एक बार जरूर देखो बच्चे, आपको बहुत कुछ एक चैप्टर जो है वो आसान लगने लगेंगे। इसके बाद भाई करने को आप 13 चैप्टर सीरीज भी कर सकते हो, बहुत अच्छी है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आपने पढ़ना है और कितना डेस्परेट हो आप कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट में अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो इसी तरह से बच्चे लगे रहना, मैं आपके साथ यूं ही खड़ा रहूँगा। आप सब मेरे लिए बच्चे एक टॉपर की तरह हो, तो गुड लक।